Very, very good morning to all my dear students. Good morning, good morning. Please बैठिए, please बैठिए. हाँ प्लीज पेज नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 8. सेक्शन 17(2). 1, 2, 3, 4, 5. स्टार्टिंग पैराग्राफ हमने रीड कर लिया था. उसके आगे एपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, सेक्शन 17, 1, 2, 3, रूल 42, 43. As per 17, 1, 2, 3, if any person supplying goods services which are taxable as well exempt, in such cases tax rate shall be allowed only for taxable supply and zero rated supply, that is supply for export or supply to SEZ units or SEZ developer. No tax rate shall be allowed for exempt supply or non-taxable supply, supply on which GST cannot be levied, alcoholic liquor, petroleum product, or supply for non-business purpose or supply for personal purpose. Exempt supply shall include supplies on which recipient is liable to pay tax and reverse charge. If goods transport agency has transported goods for a company, reverse charge is applicable. It will be considered to be exempt supply. For goods transport agency, transaction sale purchase of share securities because share securities estate is paid. For sale of land building because stamp duty is paid. इतना पार्ट एक बार रीड कर लीजिए. देखिए 17, 1, 2, 3 ये डील कर रहे हैं मिक्स से, एग्जाम्प्ट भी है टैक्सेबल भी है. साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं देखो अगर प्योरली एग्जाम्प्ट है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं. नॉन बिजनेस पर्पज़ है, बिजनेस के लिए नहीं, यानी पर्सनल पर्पज़ है, टैक्सेबल है लेकिन पर्सनल. मैंने घर के लिए एक AC खरीदा है, क्या टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं. एक AC मैंने क्लासरूम के लिए खरीदा है, क्या मिलेगा? यस. जो घर के लिए पर्सनल या नॉन बिजनेस पर्पज़, उसका नहीं मिलेगा. और मान लो गवर्नमेंट AC पर GST एग्जम्प्ट कर दे, एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो जो मैन्युफैक्चरर है AC का क्या उसको रॉ मटेरियल का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं अगर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तब भी नहीं मिलेगा. तो हमने कहा फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, एग्जम्प्ट और नॉन टैक्सेबल? तो ये एक टेक्निकल इशू है, दोनों पे GST लगेगा लेकिन दोनों में फ़र्क है. एग्जम्प्ट वो है कि गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती है लेकिन लगाया नहीं, छोड़ दिया. और नॉन टैक्सेबल वो है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा ही नहीं सकती. GST दोनों पे नहीं है लेकिन दोनों में फ़र्क है. जैसे अल्कोहलिक लिक्कर है उस पर GST नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, पेट्रोल है उस पर GST लगा सकते. वो बात एक बार मैंने इनकम टैक्स में आपको बताई भी थी, पेट्रोल की भी और अल्कोहलिक लिक्कर की भी, कि भाई इन दोनों के ऊपर GST लगाने की पावर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल. तो क्या इसमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी GST है ही नहीं. फिर एक ब्रोकर है शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का, उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ, ऑफिस का रेंट दे रहा है, उस पर GST दिया है. और इनपुट सर्विस ले रहा है, इनपुट्स भी है, कैपिटल गुड्स है. वो कह रहा है मेरा गुड्स है, तुम्हारा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि शेयर सिक्योरिटी के ऊपर GST लगता ही नहीं है, शेयर्स की सेल पर कोई GST नहीं है. फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर STT लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. तो वो इस लगभग इसी नेचर का ही है, फिर डबल डबल हो जाएगा. ऊपर से इनकम टैक्स भी लग रहा है, 111A, 112A इनकम टैक्स भी लग रहा है. इनकम टैक्स का रेट इसीलिए कम किया क्योंकि STT लग रहा है, ऊपर से GST और लगा दो तो उस पर भी आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. फिर लैंड बिल्डिंग की बात आई, एक प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है मैं लैंड बिल्डिंग में डील कर रहा हूँ, मेरा भी ऑफिस है, उसे तुम्हें भी नहीं मिलेगा क्योंकि लैंड बिल्डिंग के ऊपर GST कहाँ लगता है. फिर क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है. लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इसलिए GST लगेगा, इसलिए टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो ये सारी बातें इसी पैराग्राफ में है, कुछ और भी है, एक बार रीड करके देखो, बताते.
बीच में एक पार्ट और आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मैं सप्लायर हूँ और ये रिसिपिएंट है। सर्विसेज के ऊपर टैक्स तो है, टैक्सेबल है, तो टैक्स मिलना चाहिए, लेकिन रिवर्स चार्ज है, ये रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्ट। तो गवर्नमेंट से इस सेंस में आपके लिए तो फिर एग्जम्प्ट हो गया ना, आपने कहाँ लिया, वो तो उसने दिया है। तो अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं या गुड्स देते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है, टैक्सेबल तो है, फिर भी टैक्स रेट नहीं देंगे, बिकॉज आपके लिए क्या माना जाएगा, एग्जम्प्ट। देखिए जरा एग्जाम्पल भी बताता हूँ मैं आपको। रिवर्स चार्ज मैंने कहा था पूरा चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर में से एक एग्जाम्पल मैंने दिया था इंडिया के बाहर से अगर हम सर्विसेज लेंगे इंडिया के बाहर से, तो फिर हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के बाहर वाला टैक्स हमसे नहीं लेगा। और एग्जाम्पल लीजिए जो इसमें लिखा गुड्स ट्रांसफर एजेंसी का, वो रिवर्स चार्ज के चैप्टर में मैं आपको ब्रीफली पहले बता दूं वो क्या पार्ट है। देखिए क्या पार्ट है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब ट्रक्स हैं, सामान ढोने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो एबीसी लिमिटेड ने कहा जी हमारा सामान जाएगा दिल्ली से मुंबई जाएगा और XYZ कंपनी के पास जाएगा मुंबई के अंदर, कितना पैसा लोगे? उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया लगेगा और साथ में GST तो लगेगा ही, हर सर्विस पे और हर गुड्स पर GST है, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। मैनी ऑफ द गुड्स हैव बीन एग्जम्प्टेड। बुक्स की बात करें, बुक्स हैव बीन एग्जम्प्टेड। ओपन वेजिटेबल फ्रूट्स की बात करें, दैट हैज़ बीन एग्जम्प्टेड। ओपन मिल्क की बात करें, पैकेट में नहीं होना चाहिए, that has been exempted. Similarly, so many services have been exempted. गुड्स वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, गुड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सर्विसेज का पार्ट है, लेकिन सर्विसेज की भी लिस्ट इतनी लंबी है, वो सबसे एंड में हम जाके करेंगे। करीब 5 या 6 क्लास हम इसी पे लिस्ट बनाते रह जाएंगे कि इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। वो एक एक सर्विस याद करनी पड़ेगी और एग्जाम में भी उसका पार्ट पूछते हैं। 5-6 क्लास हम इसके ऊपर लगाएंगे। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। एजुकेशनल सर्विसेज जो प्ले स्कूल की हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल की हैं, जो रेगुलर पब्लिक स्कूल की हैं, जो रेगुलर कॉलेज की हैं, वो सब एग्जम्प्ट है। कोचिंग सेंटर टैक्सेबल है, तो पार्ट उसमें आएगा। ऐसे लंबी लिस्ट आएगी। तो लेट्स सी दिस सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। तो इसका मतलब गुड्स ट्रांसफर एजेंसी को GST लेना पड़ेगा, किससे? रिसिपिएंट से। अब गुड्स ट्रांसफर एजेंसी वाला इनकम टैक्स वाला ध्यान करो, 194C TDS में कुछ गुड्स ट्रांसफर एजेंसी का आया था और मैंने कहा था क्लियर कट फेवर है और आगे भी बहुत जगह आएगा, GST में भी आएगा। इनके TDS में क्या कर दिया था? TDS इन जनरल नहीं करना, 10 गाड़ियों से ज़्यादा है तो करना है, क्लियर कट फेवर। अब यहाँ देखिए, इनसे कहा GST लेना है तो भाई रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, GST कलेक्ट भी करना पड़ेगा, PMT 06 भी भरना पड़ेगा, GST 1 भी भरना पड़ेगा, 2 भी आएगा, 3 भी भरना पड़ेगा, फर्स्ट रिटर्न भी भरनी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। इतने सारे काम, और केस स्क्रूटनी भी आ सकता है। तो ये ट्रक ओनर्स की एसोसिएशन है, मैंने बताया आपको, यूनियन है, इन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट को, जाओ हम नहीं लेते, हम नहीं लेंगे GST और सारे कंट्री में स्ट्राइक कर देंगे हम। अब बताओ गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट का भी ये लेने को तैयार नहीं, हम कुछ कहेंगे स्ट्राइक कर लेंगे। ऐसे करो, इनको पकड़ दो। हमेशा किसको मारते हैं? गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को, क्योंकि ताकतवर पे बस नहीं चलता, ये तो ताकतवर है। तो उन्होंने क्या कर दिया? रिवर्स चार्ज। ठीक है भाई, तुम इनसे मत लो, हम इनसे सीधा ले लेंगे। तो गुड्स ट्रांसफर एजेंसी पर रिवर्स चार्ज लगा दिया, यानी इनको अब ये टैक्स डायरेक्ट खुद गवर्नमेंट को देना है। अब जब टैक्स ये खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे तो GTA ने जो इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स लिए थे, उनका टैक्स रेट मांग रहे थे। उन्होंने कहा वो किस बात का, जब तुम्हारा आउटपुट है ही नहीं तो कह रहे टैक्सेबल तो है, सर्विसेज तो टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली लिख दिया टैक्सेबल है लेकिन रिवर्स चार्ज है, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एग्जम्प्ट फॉर यू, और हम आपको टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, ये लिखा हुआ है। तो रिवर्स चार्ज का दूसरा एग्जाम्पल ये आ गया। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का बस नहीं चलता वहाँ सब जगह रिवर्स चार्ज लगा रखा है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक चार्ट अकाउंटेंट है, चार्ट अकाउंटेंट ने किसी कंपनी को सर्विस दी और 1 लाख का बिल दिया, क्या GST चार्ज करना है? करना है। इन जनरल हर सर्विस पे है। कौन चार्ज करेगा भाई? चार्ट अकाउंटेंट।
रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? सीए। जीएसटीआर 1 कौन भरेगा? सीए। जीएसटीआर 2 किसका आएगा? सीए का। 3 कौन भरेगा? सीए। जीएसटीआर 9 कौन भरेगा? सीए। सारे काम कौन, और साथ में केस स्क्रूटनी में भी आएगा। तो सीए ने कहा भी हमारे केस में भी रिवर्स चार्ज लगा दो, एबीसी ले लेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगाते? बोलो क्या करोगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, लगा चार्ज करो। फिर सीएस से पूछा, सीएस ने पूछा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं करते, क्या करोगे? कुछ नहीं, करो फिर चार्ज। फिर सीएमए से पूछा, फिर एडवोकेट से पूछा। तो एडवोकेट से जब पूछा कि भी अगर हम रिवर्स चार्ज ना लगाए तो तुम क्या करोगे, उन्होंने कहा मत पूछो, हम क्या क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 300 एडवोकेट बैठे हुए हैं, बिल पास कैसे होगा? हम एक्ट नहीं बनने देंगे, आप क्या बात कर रहे हो? जरा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके तो देखो, बिल फेल हो जाएगा, पार्लियामेंट से पास ही नहीं होता। जब कभी एडवोकेट की बात आती है और ये कहीं जी एडवोकेट को जीएसटी लेना है, पार्लियामेंट में बिल मूव करो, फेल हो जाता है। 300 एडवोकेट है और चार्ट अकाउंटेंट कितने हैं? 2 है, वो भी नॉमिनेटेड है, इलेक्शन जीत के कोई भी नहीं आया। पीयूष गोयल भी नॉमिनेटेड है, पहले सुरेश प्रभु था, वो भी नॉमिनेटेड था, इलेक्शन जीत के कोई नहीं आया। इसलिए एडवोकेट की सर्विस पे गवर्नमेंट का क्या करे? एग्जम्प्ट करे? नहीं 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 नहीं। दूसरा वे आउट है, जो सर्विस दे रहा है उसको पकड़ लो, रिवर्स चार्ज है। तो अब आपको रिवर्स चार्ज थोड़ा और अच्छा समझ में आ गया होगा कि जब गवर्नमेंट का बस ना चले सर्विस देने वाले पे, तो लेने वाले को पकड़ लो कि भी तू डायरेक्ट दे दे, इनको जाने दो। तो लीगल सर्विसेज के ऊपर सारे पे रिवर्स चार्ज लगा रखा है। और जबकि लॉजिकली आप देखो क्या बात बनी, फिर चार्ट अकाउंटेंट पे भी रिवर्स चार्ज लगा दो, दोनों ही प्रोफेशनल है, सिमिलर टाइप की सर्विसेज है, एक पे रिवर्स चार्ज है, एक पे नहीं है। फिर तो सारे प्रोफेशनल के साथ ऐसा करो। ठीक है, अब रीड करके देख लो। पेज नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, दूसरा हम पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट क्लास में रीड किया था, अगला पैराग्राफ अभी रीड किया है। अब इसमें एक एग्जांपल भी देख लो। एग्जांपल 1, आउट ऑफ 10 कंटेनर्स परचेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, 5 आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग नॉन टैक्सेबल गुड्स एग्जम्प्ट सप्लाई सच एज पेट्रोलियम. Petroleum is out of GST gamut till the time the GST Council takes a decision in this regard. ITC on 5 containers used for non-taxable goods cannot be availed. A registered person partnership firm purchases 5 laptops, but one of the laptops is being used by son of one of the partners of the firm. ITC will not be available on such laptop as it is used for personal purpose. दोनों एग्जाम्पल एक बार रीड करके देख लीजिएगा. हाँ जी, इतने पार्ट तक पहले डाउट बोलिए. इतने पार्ट तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? शेयर सिक्योरिटी से कनेक्टेड कभी भी टैक्स रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि यह लगता है एसटीटी. लैंड बिल्डिंग पे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है. एग्जम्प्ट सप्लाई ये नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल नहीं मिलेगा.
नॉन बिजनेस पर्पज है नहीं मिलेगा, और अगर टैक्सेबल है लेकिन रिवर्स चार्ज है नहीं मिलेगा। थोड़ा रिवर्स चार्ज की और बात बता देता हूँ। देखिए, एबीसी लिमिटेड सप्लायर है और XYZ रिसिपिएंट है। अगर रिवर्स चार्ज ना हो तो नॉर्मल डीलिंग देखते हैं क्या होती है। 1 लाख रुपया और GST है मान लीजिएगा 20,000 रुपीज़, तो ये रिसिपिएंट इतना पेमेंट करेगा और 20,000 का क्या ले लेगा, टैक्स क्रेडिट। क्लियर। और अगर रिवर्स चार्ज हो तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज पर ये पर्सन इसको कितना देगा, 1 लाख, और 20,000 पे डायरेक्ट दे देगा गवर्नमेंट को, और टैक्स क्रेडिट तो उसे मिलना ही और मिल जाएगा। उस केस में मिलेगा, इस केस में मिलेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स है, वो डायरेक्ट सप्लायर को दे दो या डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दो, एक ही बात है। उसका टैक्स क्रेडिट कहीं नहीं गया। सेक्शन 16 में पार्ट आ रहा था कि अगर आप इनको टैक्स देते हो, एंश्योर दिस हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट, बट इफ इट इज़ द केस ऑफ रिवर्स चार्ज, नो नीड टू एंश्योर बिकॉज यू योरसेल्फ आर पेइंग इट। द मोमेंट यू विल मेक द पेमेंट, सेम मोमेंट यू कैन टेक द टैक्स क्रेडिट। पेमेंट करो, टैक्स क्रेडिट लो, उधर पेमेंट करो, इनवाइस लो, सामान आएगा, वो पेमेंट करेगा, GST टू भी आएगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, तुमने पेमेंट किया है, PMT 06 तुम्हारे पास है, प्रूफ ले लो, ठीक है। बाकी रिवर्स चार्ज की चैप्टर में और बहुत बातें करेंगे, बैकग्राउंड पहले से बन जाए, कुछ रजिस्ट्रेशन का पता लग गया, कुछ रिटर्न का पता लग गया, कुछ रिवर्स चार्ज का पता लग गया, कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ मैंने अभी उसका हिंट दे दिया, बाद में डिटेल में आते जाएंगे। अब देखिए, पेट्रोल वाली बात और एल्कोहलिक लिकर वाली बात मैंने पहले बता दी थी आपको, लेकिन एक बार अब अच्छे से और सुन लीजिएगा। पेट्रोल एंड एल्कोहलिक लिकर, पुराना सिस्टम GST से पहले, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, और साथ में वैट लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। GST से पहले दोनों चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, सेंटर को कुछ नहीं मिलता। बाकी सारे सामान पर एक्साइज ड्यूटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी दोनों का आधा आधा है। तो उसको GST में लाने में क्या प्रॉब्लम है, अभी भी आधा आधा है, सेंट्रल GST स्टेट GST। प्रॉब्लम सारी इसकी है, स्टेट गवर्नमेंट से ये तो दोनों हमारे हैं, अगर GST में ले आए आधा तुम्हारा आधा हमारा, और ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दिल्ली में तो आपने देखा ही है, एल्कोहलिक लिकर को देख के कितना शोर मचा है, कितनी अर्निंग स्टेट गवर्नमेंट की ज़बरदस्त अर्निंग होती है इससे। एक तो टैक्स जितना मर्जी लो, पहले ही मैंने बताया था, कोई बोलने वाला नहीं। 100% का टैक्स लगा दो, कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा तो क्या बोलेगा कि जी विस्की के ऊपर टैक्स बहुत है। सुनने वाला क्या कहेगा, किसने कहा तुम्हें पीने को मत पिया कर, ये कोई नहीं कहेगा टैक्स आता है। वो यही एडवाइस देगा, अरे अच्छा तू पीता है, पहली बात तो ये पता लग गई, फिर तू क्यों पीता है, तो इसलिए वो नहीं बोलेगा। सिगरेट है, ये है, जितना मर्जी टैक्स लो। इसलिए सारी स्टेट्स मिल गई कि हम GST नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे, और करना तो इनको छोड़ दो, तो इनको छोड़ दिया, ये GST से बाहर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कुछ हम भी आपको बताएं हमारे बारे में, तो उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा जो पेट्रोल है ये इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होता है, इंडिया में तो है ही नहीं सारे पेट्रोल प्रोडक्ट। इसके ऊपर एक तो लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट पे, सब प्रोडक्ट की इंपोर्ट पे लगती है। एक इसके अलावा और लगती है, पहले जो लगती थी, अब तो खाली BCD लगती है, साथ में IGST। जो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम में खाली एक टैक्स नहीं था, इसके ऊपर थी CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। BCD लगेगी, CVD लगेगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इस बात की बता दूंगा मैं अभी आपको, और SAD लगेगी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इस बात की कि तुमने इंपोर्ट क्यों किया, कंट्री का बिजनेस खराब कर दिया, जो अभी भी लग रही है। CVD इस बात की कि अगर ये सामान आपने इंडिया से ख़रीदा होता तो जिसने बनाया है वो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देता, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम टैक्स लगाएंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मतलब इट विल काउंटर बैलेंस द एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का जो रेट है वही रेट लगेगा CVD, ये मान के अगर आपने इंडिया में ख़रीदा होता तो हमें मिलता, अब आपको देना पड़ेगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इट विल काउंटर बैलेंस एक्साइज ड्यूटी। तीसरी लगती है SAD, अगर आपने सामान इंडिया में ख़रीदा होता तो इसके ऊपर सेल टैक्स लगता, वो सेल टैक्स कहाँ गया, स्पेशल ड्यूटी वो भी हमें दो, और ये तीनों जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट जब पेट्रोल पंप पे आ जाएगा और पेट्रोल पंप से बिकेगा तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लगाएगी वैट। कितने सारे टैक्स लगे हैं। अगर 50 रुपये लीटर पेट्रोल आता है तो 50 रुपये के टैक्स है, 100% के टैक्स है, रेट इसलिए ज़्यादा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है मेजर शेयर, करीब करीब 80% ऑफ टैक्स, इनके पास आता है करीब 20% ऑफ टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक काम करो, अगर तुम चाहते हो ना ये जीएसटी में ना आए, फिर हम भी चाहते हैं ये भी जीएसटी में ना आए। हम इधर से टैक्स मोटा निकालते जाएंगे, तुम इधर से बाकी सब चीज़ें ले आओ जीएसटी में, तो ये दोनों जीएसटी से बाहर हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भी ये जीएसटी से बाहर है, लेकिन मोदी जी आपका कोई भरोसा नहीं, आज कह दो बाहर है, कल उठा के जीएसटी लगा दो, फिर हम क्या करेंगे। ऐसे करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो कि पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं इसके ऊपर जीएसटी लगानी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए नॉन टैक्सेबल है कि पार्लियामेंट चाहे जो चाह कर भी टैक्स नहीं लगा सकती, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अब बात आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा फिर हमारे वाला भी लिख देते हैं। उन्होंने कहा लिख लो, लॉ बनाने वाले तो तुम ही हो, तुम्हारी मर्जी है। तो उन्होंने थोड़ा घुमा के लिखा। कैसे लिखा, इस पर लिखा कभी नहीं लगेगा, इस पर उन्होंने लिखा फिर कभी, जब कभी जीएसटी काउंसिल चाहेगी तब हम इसके ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे। यानी इस पर स्कोप छोड़ दिया, कभी ना कभी लगा देंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर देकर छोड़ दिया, तुम चाहो तो लगा लेना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो दोनों में फ़र्क है। इसमें क्या है, अल्कोहल लिकर में ना अभी ना कभी, उस पर क्या है, अभी नहीं कभी ना कभी जीएसटी। तो सेक्शन 9 की मैं आपको लैंग्वेज रीड करवाऊंगा। 9(1) डील करता है एक पार्ट को, 9(2) डील करता है एक पार्ट को। रीड करते हुए आपको लगेगा एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। जहाँ पे बात आएगी अल्कोहलिक लिकर को, वहाँ लिखा है बिल्कुल नहीं, ना आज ना कभी, पावर है ही नहीं। और पेट्रोल वाले में लिखा है कभी ना कभी। तो मैं साथ साथ आपको रीड करवाता हूँ जो सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है। जीएसटी लगेगा कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 9 लास्ट में बात की थी। और चार्जिंग सेक्शन के 5 पार्ट है, 9, 1, 2, 3, 4, 5। मैं सिर्फ 2 रीड करवाऊँगा आपको, 9(1), 9(2). देखो पेज नंबर 447 पर। क्वेश्चन नंबर 18, ये है सेक्शन 9। टोटल इसके 5 पार्ट है, हम अभी 2 पार्ट रीड करेंगे। लेवी एंड कलेक्शन, सेक्शन 9, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज गुड सर्विस एक्सेप्ट ऑन, देखो किसको छोड़ दिया, अल्कोहलिक लिकर, for human consumption on the value under section 15 and at such rates not exceeding 20%, as may be notified by the government on the recommendation of the council, collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. 9(2) tax on central tax on supply petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, commonly known petrol, natural gas, aviation turbine fuel shall be levied। देखो इसमें लिखा है shall be levied, लेकिन कब, with effect from such rate as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क है। 9(1) कह रहा है कभी भी नहीं लगने देंगे, 9(2) सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम तो ये व्यू नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं भाई जब भी बात बने, जैसे भी बात बने इस पे भी लगाएंगे, लेकिन वो बात कभी बनेगी नहीं। देखो रीड करके,
हाँ भी इतने पार्ट तक पहले डाउट देखिए। अब इसमें एक वर्ड और आया है, जीएसटी काउंसिल, है ना, सेक्शन 9192 दोबारा रीड करके देखो। एक वर्ड और आया है, रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। अच्छा एक चीज़ पहले बताइए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई जीएसटी का हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है? जितना गवर्नमेंट चाहे, जितना मर्जी लगाओ। क्या ऐसा है? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको परमिट करता है तो ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा वैसे तो गवर्नमेंट की पावर, लेकिन कोई ना कोई तो अपर सीलिंग हो, ये थोड़ा सारे टैक्स में ले लेंगे। तो हाईएस्ट रेट कितना? 40, यानी 20 + 20। सेंट्रल और स्टेट का 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी जो हाईएस्ट लगा हुआ है वो 14 लगा हुआ है, लेकिन लगा सकते हैं 20 तक। कुछ आइटम पे 12 है, किसी पे 5 है, किसी पे 6 है, डिपेंड करता है। लग्जरी आइटम है तो ज़्यादा होगा, नेसेसिटी है तो कम होगा, और बेयर नेसेसिटी है जैसे बुक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब ये काउंसिल वाली बात समझिएगा। काउंसिल पूरा नाम है जीएसटी काउंसिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी काउंसिल। आप मुझे बताइए इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट से पावर लेके सीबीडीटी। और जीएसटी से रिलेटेड कौन बनाएगा? अगर पार्लियामेंट बनाएगी तो ऑब्जेक्शन किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका भी तो है। अगर वो कुछ और बना दे और ये कुछ और बना दे तो पब्लिक कंफ्यूज कि सेंट्रल जीएसटी का रेट 12% है, स्टेट का 18% है, सेम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर स्टेट्स अपना एक्ट बनाती हैं, सेंटर अपना बनाती है। वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, लेना देना नहीं है। जैसे अगर दिल्ली के पब्लिक स्कूल से रिलेटेड लॉ बनाना तो दिल्ली गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा क्या मतलब है दिल्ली के स्कूल से? दिल्ली के स्कूल को कैसे टॉप क्लास बनाना है वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर। तुम अपना सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको देखो, जो सेंट्रल लेवल पे जो सिस्टम है उसको देखो। ये हमारा मैटर है, जीएसटी दोनों का मैटर है। तो पार्लियामेंट को पावर कैसे दे दें? तो पार्लियामेंट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को तो तुम्हें दे दें पावर, वो कैसे हो सकता है? तो डिसाइड ये हुआ दोनों में से किसी के पास पावर नहीं है, ना पार्लियामेंट, और हर स्टेट की अपनी पार्लियामेंट होती है, इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट के उसमें सारे एमएलएज होते हैं, उसमें सारे एमपीज होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसा करते हैं पावर किसी थर्ड बॉडी को दे दो, थर्ड बॉडी को। उस थर्ड बॉडी का नाम है जीएसटी काउंसिल। अब ये इतना बड़ा मैटर है, अब ये थर्ड बॉडी कौन सी, स्टेट की के सेंटर की? उन्होंने कहा दोनों की। आधे स्टेट से उठाओ बंदे, आधे सेंटर से। सारी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स को ले लो, सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर को ले लो, और एक्सपर्ट्स को ले लो। मतलब टॉप लेवल की एक एजेंसी बनेगी जिसका नाम जीएसटी काउंसिल। और सारा लॉ ये बनाएंगे, उसको सेंटर भी मानेगा, स्टेट भी मानेगा, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ से ये पास होके आएगा, समझो सेंटर स्टेट दोनों ने पास कर दिया, इसके बाद इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जीएसटी से रिलेटेड सारा लॉ अगर आपसे कोई पूछे कौन बनाता है? जीएसटी काउंसिल। उसमें कौन लोग हैं? सारी स्टेट्स के हैं और सेंटर के भी हैं मिल करके। तो मैंने तो आपको बताया था इनकम टैक्स के फर्स्ट चैप्टर में कि भाई फाइनेंस एक्ट का हिसाब है, फाइनेंस एक्ट 22, फाइनेंस एक्ट 23 एंड सो ऑन, ऐसे बनते चले जाएंगे। लेकिन जीएसटी के मैटर का फाइनेंस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में बनता ही नहीं है। तो मैंने कहा था भाई जो एक बार बन गया आपके एग्जाम तक वही चलेगा, वो नया तो आएगा मई 24 से जाके आएगा, जो नया पार्ट आएगा। तो जो बन गया है मई 23, नवंबर 23 में रहेगा। जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में क्या है, हर दूसरे तीसरे महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में लॉ बनता है। तो इसमें चेंजेस कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो मीटिंग के अंदर चाय पानी ज़्यादा होता है और लॉ कम होता है। डिस्कशन ज़्यादा होती है, मिलना जुलना ज़्यादा होता है, गपशप ज़्यादा होती है और लॉ कम होता है। फिर भी हर मीटिंग में कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट तो निकल के आते हैं। तो फिर सीएच फूड ने ये कहा कि भी ऐसा कर लो, 31 अक्टूबर 22 तक जो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर देगी वो हम मई 23 में पूछ लेंगे। इसलिए हमने बुक जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रिंट करवाई है। इनका इंतज़ार करके टोटली 100% अपडेट करके आपको बुक दी है। वी वेटेड फॉर 31 अक्टूबर।
और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में प्रिंट करवाई। 31 अक्टूबर के बाद दिया हमने प्रिंटिंग में इसको, ताकि कुछ अमेंडमेंट रह ना जाए, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल आएगी। अब कोई स्टूडेंट अगर नवंबर 23 में एग्ज़ाम देना चाहे तो दे ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अमेंडमेंट आई 10, तो सारी सी इंटर के सिलेबस में थोड़ा है, सी इंटर के सिलेबस में हार्डली होगी एक। तो टोटल अमेंडमेंट कितनी है हमें उससे मतलब नहीं है, टोटल अमेंडमेंट में से हमारे सिलेबस की कितनी है। जैसे मान लो गुड्स पे ज़्यादातर रेट बदलते हैं, गुड्स का रेट हमारे सिलेबस में ही नहीं है। वो कहेंगे इस गुड्स पे इतना कर दिया, इस पे इतना कर दिया, इस पे कम कर दिया, इस पे ज़्यादा कर दिया, आधा तो फैसला यही होता है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवंबर 23 जब एग्ज़ाम होगा उससे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाएंगे और जो जो अमेंडमेंट होगी डाल देंगे, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का बड़ा रोल है, बाद में इसका क्वेश्चन भी है, मैं आपको रीड करवाऊंगा एग्जैक्टली कौन कौन लोग हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंड कर लें जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब है और क्या रोल है। इसका बहुत बड़ा रोल है, सारा लॉ यहीं से बन के आता है, ठीक है। तो उसका रेफरेंस बीच में आ रहा था। अब जरा दोबारा रीड कर लो 9192। ठीक है, अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाइए जो हम कर रहे थे, पेज नंबर 72 पर। अब मैं एग्जाम्पल 1 को दोबारा रीड करूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 पेज 72 वाला, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आउट ऑफ 10 कंटेनर्स परचेज बाय रजिस्टर्ड एंगेजिंग टैक्सेबल गुड्स, 5 आर यूज फॉर स्टोरिंग नॉन टैक्सेबल गुड्स। नॉन टैक्सेबल आप समझ जाना, पेट्रोल या अल्कोहलिक लिकर सच एज पेट्रोलियम। अब ब्रैकेट में लिखी बात अब समझ में आएगी, पेट्रोलियम इज आउट ऑफ जीएसटी गैमेट। कब तक? टिल द टाइम जीएसटी काउंसिल टेक्स डिसीजन दिस रिगार्ड। ये लाइन का मीनिंग अब समझ में आएगा आपको। अल्कोहलिक लिकर पर कभी नहीं लगेगा, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कभी ना कभी लगाएंगे जब जीएसटी काउंसिल कहेगी। आईटीज ऑन 5 कंटेनर यूज फॉर नॉन टैक्सेबल कैन नॉट बी अवेल्ड। अब नीचे आ जाएगा अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट सेक्शन 17(1) to 3 रूल 42। In case of input services tested shall be allowed, but subsequently proportionate amount relating to exempt supply shall be reversed on the basis of turnover. Efficient manufacturing 2 type of shoes, one low cost exempt and one high cost taxable. Company purchase leather and other material to be used in both type of shoes and paid 5 lakh plus GST 10% plus SGST 10%. Company taken ITC in this case if total turnover during the month is 12 lakh, out of which exempt is 4 lakh, taxable 8 lakh. In this case tested shall be reversed, shall be as given below. अब देखिए हमने टेस्टेड पूरा ले लिया, वापस कैसे करेंगे? टोटल आईटीसी को डिवाइड किया टोटल टर्नओवर से, मल्टीप्लाई किया एग्जाम्प्ट से, इतना अमाउंट वापस कर देंगे, और ऐसे एसजीएसटी इतना अमाउंट वापस कर देंगे। दिस इज रूल 42। एक बार रीड करके देखिए। आगे देखिए इलस्ट्रेशन 7। अ गारमेंट फैक्ट्री रिसीव्स ए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर ए कमांडो यूनिट। Supply exempt from tax under specific notification. The fabric is separately procured for the supply, but thread and lining material for the collars are used for other textile product of the factory. Turnover of the other product of the factory and exempted uniform in July 18 is 4 crore, 1 crore respectively. The ITC on thread and lining material procured in July is 5,000, 10,000 respectively. Calculate the eligible ITC on thread and lining material. Thread and lining material are inputs which are used for making taxable as well as exempt supply. Therefore, credit on such items will be apportioned and credit attributable to exempt supply shall be added to the output tax liability in terms of Rule 42. Credit attributable to exempt supply, common credit divided by total turnover multiplied by exempt supply. Common credit 15 plus 520 or turnover, exempt turnover 1 crore, total turnover 5 crore. Credit attributable to exempt supply 20 divided by 5 crore into 1 crore 4,000. Ineligible credit of 4,000 will be added back. ठीक है, रीड करके देख लो. This is Rule 42.
ठीक है, डाउट देख लीजिए रूल 42 में। अब अगर कैपिटल गुड्स हो उसका अपोर्शनमेंट रूल 43 आगे देखिएगा, अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स 17(1) rule 43, as per rule 43, in case of capital goods, also tax credit shall be availed in the beginning, but proportionate amount of it shall be reversed every month. The visitor turnover along with interest 18% per annum. Life of every capital good shall be taken to be 60 months. If you purchase one plant machinery 20 lakh, 1422, input tax paid 3 lakh. Tax rate taken and it is being used for taxable as well as exempt goods. In this case, if turnover for April 22 of taxable goods is 6 lakh, turnover of exempt goods is 2 lakh. In this case, tax rate of 3 lakh shall be taken on 20th May 22. Tax rate for April 22 shall be reversed on 20th May. Shall be computed in the manner given below. जो कैपिटल गुड्स है उसका टोटल टैक्स रेट को पहले 60 से डिवाइड करके एक महीने का निकालेंगे, फिर उस फिगर को डिवाइड करेंगे टोटल टर्नओवर से उस मंथ की और एग्जम्प्ट से मल्टीप्लाई करके फिगर आ जाएगी. नो इंटरेस्ट पेबल बिकॉज टैक्स रेट टेकन ऑन 20th May एंड आल्सो रिवर्स ऑन 20th May. टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ May 22 टैक्सेबल 7 lakh, एग्जम्प्ट 3 lakh. In this case, tax rate shall be reversed on 20th June. Interest shall be paid for 1 month. 3 lakh divided by 60. This much reverse interest आ जाएगा इसमें एक महीने का. इंटरेस्ट क्यों आएगा मैं अभी बताता हूँ आपको, एक बार आप रीड कर लो पहले. देखो अब रूल 43 को देखिए. रूल 42 किसका है? इनपुट्स का. और 43 किसका है? कैपिटल गुड्स का. ठीक है, इसमें प्लांट मैंने खरीदा है कौन सी डेट को? 1/4/22 को 20 लाख का, आईटीसी 3 लाख. गुड्स में एग्जम्प्ट भी बनाऊंगा टैक्सेबल भी बनाऊंगा, दोनों से कोई बात नहीं. एक बार आप टैक्स रेट ले लो, सारा ले लो. तो मैंने 3 लाख ले लिया. तो देखने में क्या लग रहा है मैंने कब लिया टैक्स क्रेडिट? 1 अप्रैल 22. लेकिन रियलिटी में कब मिलता है? अगले महीने की 20 तारीख. क्योंकि सारा हिसाब किताब यहाँ होता है. रियलिटी में तो मेरे पास GSTR 2 भी आएगा, फिर जब मैं 3 भी फाइल करूँगा तब इसका एडजस्टमेंट करके पेमेंट करूँगा. तो रियल बेनिफिट अगले महीने की 20 तारीख को मिलता है. तो बेसिकली ये टैक्स क्रेडिट मैंने कब लिया है? इस डेट को. अब गवर्नमेंट से अप्रैल की टर्नओवर बताओ कितनी है. तो लेट्स सी, जो टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर दी हुई है कितनी? 8 लाख. और एग्जम्प्ट बताओ 2 लाख. और जो प्रोपोर्शनल टैक्स क्रेडिट है हमारा वापस कर दो. प्रोपोर्शनल कितना? 3 लाख का टोटल टैक्स क्रेडिट है, लेकिन लाइफ हमने मानी है 60 मंथ. तो हम पर्टिकुलर मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ईयर का नहीं. तो इसलिए एक महीने का पहले टैक्स क्रेडिट निकाल लो कितना बना. उस एक महीने वाले को 8 लाख से डिवाइड करो और 2 लाख से मल्टीप्लाई करो. ये टैक्स क्रेडिट है जो मुझे वापस करना है. ये फर्स्ट मंथ का है. तो पहले फर्स्ट मंथ का चेक कर लो, किसी को डाउट करें. अब देखिए सेकंड मंथ. अब बात करते हैं 20 जून की. मई के महीने का जो कैलकुलेशन है 20 जून को होगा. यहाँ पर वंस अगेन 3 लाख डिवाइड बाय 60 एक महीने का. फिर डिवाइड करो टोटल टर्नओवर से. कितना टर्नओवर है? 10. मल्टीप्लाई करो एग्जम्प्ट से. एग्जम्प्ट कितना? 3. ये वापस करो. लेकिन एक फैक्टर और आ गया. गवर्नमेंट सेज भाई ये जो आपने टैक्स रेट लिया था 3 लाख का, ये तो आपने 20 मई को ले लिया था, और जो वापस अभी किया है वो एक महीने के बाद वापस कर रहे हो. तो एक महीने का इंटरेस्ट और निकालो, अगले महीने 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो, अगले महीने 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, एंड सो ऑन. क्योंकि हमने आपको बेनिफिट स्टार्टिंग में दे दिया.
इंटरेस्ट का रेट कितना लगेगा 18% पर एनम। अब इसमें गलत बात ये है कि टेस्ट रेट लेने वाला कह रहा है मैंने कब कहा था कि दे दो, मैं तो कह रहा था जितना मेरा बनता दे दो, वो सब जितना तुम्हारा बनता वो हमें पता नहीं। तो पर्सन से जी फिर मैं क्या करूँ, इंटरेस्ट किस बात का, जो मेरा नहीं बनता वापस ले लो। तो इंटरेस्ट का पार्ट बिल्कुल गलत है। मैं किसी को कहूँ ज़बरदस्ती तुझे लोन लेना पड़ेगा मेरे से और इंटरेस्ट तुझे देना पड़ेगा, भाई ज़बरदस्ती लोन दिया तो फिर इंटरेस्ट किस बात का, और इंटरेस्ट भी कितना 18%। भाई तुम बैंक के रेट पे ले लो 6%। तो ये पार्ट तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लेकिन जो है वो है 18% की रेट पे। रियल लाइफ में कोई कैलकुलेशन नहीं करता, लोग देते ही नहीं, ना कोई पूछता, ये हम और आप करते रहेंगे कैलकुलेशन। देखो आप ठीक है, दैट इज रूल 43। 43 किसका है, कैप गुड्स का। 42 किसका है, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दोनों का। और एग्जांपल देखिए आगे, एग्जांपल 2, ABC Limited purchased one plant 1 for 22 for rupees 20 lakh, paid input tax rupees 3 lakh, being used for exempted goods, but after 12 months, अब ये slightly change कर दिया है, but after 12 months it is used for exempted as well as taxable goods. In this case, treatment of IT shall be given below. Full tax credit of 3 lakh shall be allowed for the month of April 23. जब तक प्योरली exempt था तब तक नहीं मिला, जब इसे मिक्स यूज़ किया तब मिल गया। बट प्रोपोर्शनल ITC फॉर 12 मंथ्स शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सारे में से 12 महीने की फिगर जो है वो माइनस कर लो। 3 लाख 5% इंटू 4। इफ़ आफ्टर अवेलिंग ITC टर्नओवर फॉर अप्रैल 23 इज टैक्सेबल 4 लाख, एग्जाम 2 लाख, क्रेडिट अमाउंट टू बी रिवर्स फॉर एवरी मंथ शैल बी 3 लाख डिवाइड बाई 60, 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 1666.67। ऑल्सो इंटरेस्ट शैल बी पेबल इन द सब्सिक्वेंट मंथ, नॉट फॉर द फर्स्ट मंथ। एक बार रीड कर लो, डिस्कस करते हैं। देखिए, एक सिचुएशन तो ये बन रही है, स्टार्टिंग से ही एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल बोथ है, तो सारे का टैक्स रेट मिलेगा और हर महीने प्रोपोर्शनेट एग्जेम्प्ट का हिस्सा वापस 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 करते जाओ। वापस करने का मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दूसरा ये है कि वो कह रहे स्टार्टिंग में तो प्योरली एग्जेम्प्ट था, तो फिर तो मिलने का मतलब ही नहीं है जब है एग्जेम्प्ट। फिर 1 साल के बाद 12 महीने के बाद हमने मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब 12 महीने का तो हटा दो, बाकी 4 सालों का 48 मंथ का ले लो, करेक्ट और नॉट। लेकिन कोई कह रहा नहीं सारा ले लो, 12 का वापस कर दो, कोई फ़र्क है क्या? वो तो एक ही बात है। मैंने कहा भाई तुम्हारा 48 मंथ बनता, 48 मंथ ले लो, सबसे अच्छा हिसाब है। नहीं, तुम पहले सारा लो फिर मेरा 12 वापस करो, वो तो बात एक ही है। तो गवर्नमेंट ने कहा सारा लेके 12 वापस कर दो, 12 वापस कर दिया। अब आगे तो सिंपल है, आगे तो वही एग्जांपल बन गया ये वाला। आप सारा टेस्ट रेट लो, डिवाइड करो 60 से, मल्टीप्लाई करो एग्जेम्प्ट से, डिवाइड करो टोटल नंबर से, सेम क्वेश्चन बन गया। लेकिन ये जो बात है आप सारा ले लो फिर वापस करो, इसके पीछे कोई रीजन है। देयर वाज ए मिस्टेक डन अर्लियर, उस मिस्टेक को ठीक करना था। एक बंदा तो मिस्टेक को ऐसे ठीक करेगा कि सबको नजर आ रहा है मिस्टेक थी और वो मान रहा है मिस्टेक और वो ठीक कर लेगा, और एक ऐसा होशियारी से ठीक करेगा, सबको पता लग रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है किसी को नहीं पता, मैंने देखो ठीक कर दी, यानी सबको बेवकूफ बनाने वाली बात। तो हुआ क्या, पहले उन्होंने क्या किया, 12 महीने का छोड़ के पहले 48 महीने का दिया था, पहले यही था। फिर जब हम कैलकुलेशन करते थे तो हमें क्या करना है, टैक्स क्रेडिट को कितने से डिवाइड करना है, 48 से, और उस समय एक्ट में लिखा था डिवाइड बाय 60। तो लोगों ने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया कि 60 से कैसे डिवाइड कर दिया, जब 48 मंथ का आपने दिया है तो डिवाइड बाय 48 होना चाहिए। तो इसका क्या करेक्शन होना चाहिए था कि भाई जो हमने 60 का गलती से कह दिया 48 कर लो, ये होना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं,
पब्लिक कह रही है तुमने 60 किया, गलत किया। हमने कहा नहीं, ठीक किया। और कैसे करेक्ट किया? 60 रहेगा, 60 से कैलकुलेट होगा, वो 12 महीने वापस कर दो, सारा लेके वापस कर दो। तो बात तो वही है। लेकिन साहब पता लग रहा है कि भाई उनको जो हमने कहा था 60 तुम्हारा गलत है, उन्होंने कहा 60 हमारा ठीक है, और ये देखो ठीक हो गया। फिर डिवाइड बाय 60 हो गया। तो एनीवे मतलब बात तो वही है, रीड करके देख लो आप। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, एविएशन परचेज 1 प्लांट मशीन 1 for 22 30 लाख जीएसटी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। अब की बार देखो टैक्सेबल है। तीनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में मिक्स था, सेकंड में पहले एग्जाम बाद में टैक्सेबल, इसमें पहले टैक्सेबल है और बाद में आएगा एग्जाम। प्लांट मशीन इंटेंट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स टेकन आईटीसी ऑफ 360, कंपनी स्टार्टिंग टैक्सेबल एज वेल एग्जाम गुड्स, स्टार्टिंग में टैक्सेबल था, बाद में मिक्स हो गया। 1/10/22 एंड टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वाज 20 लाख, एग्जाम टर्नओवर वाज 5 लाख, इन दिस के आइटम रिवर्स शैल बी। देखिए हमने 1/4/22 को आईटीसी लिया, तो जब तक तो टैक्सेबल बना रहे हैं प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हमने मिक्स शुरू किया, मिक्स कब से शुरू किया? अक्टूबर से। ये प्रॉब्लम अक्टूबर का जब कैलकुलेशन 20 नवंबर को आएगा, ये प्रॉब्लम तभी आएगी। तो देखिए जरा 20 नवंबर को क्या प्रॉब्लम आई है कि टोटल जो टेस्ट क्रेडिट है वो हमारा कितना है? 360 डिवाइड बाय 60, ये एक महीने का आ गया, और एग्जाम से मल्टीप्लाई किया, टोटल से डिवाइड किया, ये अमाउंट रिवर्स करेंगे। अब ये जो रिवर्स करेंगे इस पर इंटरेस्ट कब से दे? उसे जब आपने ओरिजिनल आईटीसी लिया था उसमें से 1200 वापस हुआ है। तो आपने लिया था, अप्रैल का मंथ है तो 20 मई को लिया था, और 20 नवंबर को आप वापस कर रहे हो। इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। उस पीरियड का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, चेक करके देख लो आप। हाँ जी, डाउट्स यहाँ तक? ये हमारा 17(1)(2)(3) कवर हुआ है, और साथ में रूल 42(43). 42 इनपुट्स का और इनपुट सर्विसेज का, और 43 कैपिटल गुड्स का, यहाँ तक के पार्ट। अब जो 17(4) है थोड़ा सा हटके है, लेट्स सी क्या पार्ट है 17(4). अच्छा, इन तीनों के काफ़ी इलस्ट्रेशन बुक के अंदर है, वो सभी आंसर छुपा के अपने आप इंडिविजुअल सेपरेट नोटबुक पे सॉल्व करोगे तो ये माइंड में सेट हो जाएगा, वरना मुश्किल है। अगर रीडिंग लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशंस भी है, लेकिन आप आंसर छुपा के इंडिपेंडेंट सॉल्व करना तो थ्योरी भी याद हो जाएगी आपको। अब देखो 17(4), पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन आईटीसी इन केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 17(4), रूल 38। A banking company, financial institution engaged in supplying services by way of accepting deposits, any loan advances, shall have the option either to take proportionate ITC or avail every month an amount equal to 50% of the eligible ITC on inputs, capital goods and input services in that month, and rest shall lapse. Provided that option 1 exercise shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. Provided further restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person or the other registered person having the same current account number. बस इतना रीड कर लीजिए।
अब देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा हमें रजिस्ट्रेशन को और समझना पड़ेगा, तब ये पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, दिल्ली में मेरी 2 ब्रांच है, या कह लो एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है। तो मुझे 2 रजिस्ट्रेशन करवाने हैं या 1 करवाना है? आई शुड गो फॉर 2 रजिस्ट्रेशन और शुड गो फॉर 1 रजिस्ट्रेशन। कितना समय लगता है 1 रजिस्ट्रेशन, कितना समय लगता है 2 रजिस्ट्रेशन? अगर मैं 1 करवाऊँ तो क्या बेनिफिट है, 2 करवाऊँ तो क्या बेनिफिट है, या गवर्नमेंट का क्या लॉस है? एनीवन हू कैन टेल मी। भाई हम कह रहे हैं 1, मैं कह रहा हूँ 2, गवर्नमेंट को मैंने कहा तुम्हारा क्या लॉस है भाई, या तुम बताओ मेरा क्या बेनिफिट है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 1 करवाओ 2 करवाओ, तुम्हारी मर्जी है, चॉइस इज योर्स, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। 1 करवाओगे तो टोटल करके टैक्स दे देना, 2 करवाओगे तो अलग अलग टैक्स दे देना। 1 करवाओगे तो 1 GSTR 1 दे देना, 2 करवाओगे तो 2 दे देना। 1 करवाओगे तो 1 REG 1 दे देना, 2 करवाओगे तो 2 दे देना। 1 करवाओगे 1 GSTR 2 भी आएगा, 2 करवाओगे 2 आ जाएंगे। 1 करवाओगे 1 GSTR 3 भी जाएगा, 2 करवाओगे 2 आ जाएगा। तुम जानो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो चॉइस इज आवर्स, ये बात सेक्शन 25 में लिखी है रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आपकी ब्रांचेज है, जितनी ब्रांच है आप उतना करवा लो, 1 करवा लो, हमें नहीं पता, वो आप देख लो। अब बताओ कौन सा बेटर रहेगा? 1 क्यों डबल काम करना पड़ेगा? सारे काम डबल करने पड़ेंगे तो मैं क्यों करूं भाई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मैं 1 करवाऊंगा सब कुछ मिक्स होके आएगा, मुझे ये नहीं पता कौन सी ब्रांच अच्छा काम कर रही है, कौन सी बेकार काम कर रही है, सब कुछ मर्ज होके मिक्स होके आएगा। इंडिपेंडेंट कुछ नहीं पता लगेगा। आपस में ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर, इधर का इधर आ गया, इधर का इधर आ गया, समझ में नहीं आएगा, हौच पहुँच जाएगा। इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस नहीं पता लगती है तो मुझसे कोई बात नहीं, 2 करवा लो। तो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस पता करने के लिए बेटर रहेगा 2 करवा लो। जब 2 करवाएंगे और आपस में सामान ट्रांसफर होगा तो क्या स्टॉक ट्रांसफर कराएगा? नहीं, अब ये सेल परचेज कराएगी। तुम इन पे इनवॉइस इशू करोगे, ये ITC लेंगे, आउटपुट लेंगे, ये आप पे इनवॉइस इशू करेंगे, आप ITC लो। यू विल बी कंसिडर टू बी ऑल टुगेदर 2 डिफरेंट पर्सनस। उसके लिए एक्ट में वर्ड यूज हुआ है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सनस, है तो नहीं अलग अलग, लेकिन मान लिए जाएंगे। आपको एक दूसरे पर इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, यू विल बी कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन। तो अगर इतना पार्ट कोई हमसे पूछे कि ब्रांचेज होने पर रजिस्ट्रेशन 1 होगा या मल्टीपल होंगे, तो हम कहेंगे चॉइस इज आवर्स। इफ यू आर गोइंग फॉर 1 रजिस्ट्रेशन, इट विल बी कंसिडर टू बी स्टॉक ट्रांसफर। आपस में जो ट्रांसफर होगा, कोई बिल नहीं आएगा आपस में, स्टॉक ट्रांसफर को आप समझते हो। लेकिन अगर 2 रजिस्ट्रेशन है, दीज आर 2 डिफरेंट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, इशू इनवॉइस ऑन ईच अदर, सेल परचेज काउंट होगी। कंप्लीट हिसाब किताब आपकी दोनों ब्रांचेस का निकल के आएगा। देखो, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ना बड़ी कंपनीज की है। मान लीजिएगा बड़ी कंपनी है, 300 ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया, या दिल्ली में 15 ब्रांचेज हैं। क्रोमा का ही एग्जाम्पल ले लो, टाटा का। दिल्ली के अंदर 15 शोरूम खोल रखे हैं, कौन सा प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा लॉस में। 1 रजिस्ट्रेशन है, इधर से सामान उठा के वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, समझ में नहीं आएगा कौन सा प्रॉफिट में, कौन सा लॉस में। पता लगा पीतमपुरा वाला तो लॉस में जा रहा है, रानी बाग वाला प्रॉफिट में, मर्ज कर दिया, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, देखेंगे लॉस में जा रहा है, इसको बंद कर दो, तो प्रॉफिट में जा रहा है, चलता रहने दो। एक तो ये पता लग जाएगा एरिया में पोटेंशियल है, दूसरा ये पता लग जाएगा एम्प्लॉयज़ में पोटेंशियल है। 1 साल ये लॉस में प्रॉफिट में एम्प्लॉयज़ को इंटरचेंज कर दिया, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ये प्रॉफिट में आ गया, तो प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ में है। तो ये सारा का सारा काम बड़ी कंपनी देखती है। भाई इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ की, यूनिट की, एरिया की सारी बातें देखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो। अब लेट्स सी, मेरी एक ब्रांच दिल्ली में और एक यूपी में। अब मैं 1 करवाऊँ तो क्यों? 1 स्टूडेंट बताओ, 1 स्टूडेंट। हाँ जी, फिर क्या हो गया? नहीं, एक पर्सन बताओ, या तो तुम बताओ, 1 स्टूडेंट मुझे बताओ। हाँ जी, आ जाओ। और क्या तुम कभी हमारे करीब आओ आप। हम भी इंसान है, हमारा भी दिल धड़कता है। सर, क्योंकि सप्लाई जब होएगी तो उसका टैक्स कौन से स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा फिर? टैक्स की बात है, क्योंकि भाई दिल्ली से बेचा तो दिल्ली को देना है, यूपी को बेचा तो यूपी को देना है, मिक्स कर दिया तो किसको देना है, और फिर कौन सी स्टेट रजिस्ट्रेशन देगी?
कोई सी भी देगी, ये तो अलग होगा ही होगा। और आपस में सेल परचेज करेंगे तो बिल इशू करना पड़ेगा और टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर होगा। डिफरेंट स्टेट होने पर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा ही होगा, ना का मतलब ही नहीं है। अब टर्नओवर मेरी दिल्ली में है 22 लाख इस ब्रांच की, यहाँ पर है 27 लाख इस ब्रांच की, क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? 40 लाख क्रॉस करना है, 40 लाख तो क्रॉस किया ही नहीं। नो से नो, दिस टर्नओवर विल बी टेकन टू कंसिडरेशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। हम ब्रांच का स्टेटस नहीं देख रहे, हम इस ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का स्टेटस देख रहे हैं। ऐसे तो आप हर ब्रांच स्टेट के अंदर 39 लाख सब में बेच लोगे, आप अपना स्टेटस देखो ना। तो पर्सन वाइज टर्नओवर है, ब्रांच वाइज टर्नओवर नहीं है, पर्सन वाइज है। यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। विच ब्रांच? बोथ ऑफ द ब्रांचेस, तुम भी करवाओ, तुम भी करवाओ। अगर एग्रीगेट टर्नओवर, एक टर्म बीच में आएगी एग्रीगेट टर्नओवर, ऑल इंडिया बेसिस के टर्नओवर, अगर वो 40 लाख क्रॉस कर गई फिर करवाना पड़ेगा। बीच में एक स्टेट ऐसी भी आ रही है जिसमें टर्नओवर 20 लाख की है, लिमिट दे रखी है 20 लाख, तो उससे अगर आपकी कोई भी स्टेट ऐसी आ गई जिसकी टर्नओवर 20 है तो 20 क्रॉस करते सब में करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा एक स्टेट है 20 लाख वाली, बाकी सब 40 वाली है, और हमारी टर्नओवर एक स्टेट के अंदर 22 लाख हो गई, तो अगर एक भी स्टेट में 22 लाख हो गई, अब सभी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं ओवरऑल लिमिट रिड्यूस होके 20 रह जाएगी। एक में 20, एक में 40, कौन सी लिमिट ले? लोअर वाली। एक स्टेट में 10 लाख था, लोअर वाली, 10 क्रॉस करते सब में करवाओ रजिस्ट्रेशन, सारी स्टेट्स के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन मुझे ये बात समझानी है, समझ तभी आएगी जब रजिस्ट्रेशन की बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए हमारा पॉइंट क्या है। हमारा पॉइंट ये है, नीचे आईसीआई बैंक है ना, ये जो सर्विसेज देता है ये एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? आईसीआई बैंक की सर्विसेज बहुत सारी है एग्जम्प्ट है, बहुत सारी है टैक्सेबल है। ये तो एग्जम्प्ट प्लस टैक्सेबल है, ये तो 17(1)(2)(3) का केस है। पता नहीं कितनी सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट है, पता नहीं कितनी सारी टैक्सेबल है, दुनिया भर की सर्विसेज है। तो इसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रूल 42 लगाओ, रूल 43 लगाओ, इनपुट सर्विसेज का और कैपिटल गुड्स का, और हर महीने कैलकुलेशन करो। आसान काम है। इतनी सारी सर्विसेज, इतने सारे इनपुट, इतनी सारी इनपुट सर्विस, इतने सारे, वो कह रहे हैं हम तो बैंक बंद करके यही हिसाब लगाते रहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या देना है। नॉट पॉसिबल फॉर अस। उसे पॉसिबल कैसे नहीं, मानना पड़ेगा आपको। चलो आपके लिए शॉर्टकट ऐसा करो, जितना भी इनपुट था आधा ले लो, आधा छोड़ो, हिसाब किताब बंद, 50-50 करो, काम बात खत्म करो। आपकी मर्जी, आप एक्चुअल कर लो, आपकी मर्जी 50-50 कर लो। और जो आपने ऑप्ट कर लिया उस साल बदलने नहीं देंगे, उस साल वही रहेगा, अगले साल बदलना। चलो एक बेनिफिट और आपका कर देते हैं, 50-50 में आपकी ब्रांच दूसरी स्टेट में थी, आप इस स्टेट में, आपने इनसे सर्विस ली थी, इसका सारे का टेस्ट दे देंगे, इसमें 50-50 नहीं करवाएंगे। तो जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की ब्रांच है बैंकिंग कंपनी की, उससे जो आपने इनपुट सर्विसेज वगैरह लिए है उसका टेस्ट पूरा दे देंगे। इसके अलावा और जो भी है हाफ ऑफ कर देंगे। चॉइस इज योर्स, यू कैन ऑप्ट इट और रिजेक्ट इट। बस ये लिखा हुआ, रीड करके देखो आप। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया ना? आप चाहो एक्चुअल हिसाब कर लो, आप चाहो 50-50 कर लो, बैलेंस 50 भूल जाना। चलो आपस में जो ब्रांच से लोगे ना अपनी, उसका पूरा दे देंगे।
अब इसमें एक लिखा है हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। आप मुझे बताइए, कंपनी है, उसकी 2 ब्रांच है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है, वो ब्रांच वाइज मिलता है या कंपनी वाइज? कंपनी वाइज। वो सारी ब्रांचेस का परमानेंट अकाउंट नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो 2 हो जाएंगे, 2 स्टेट है, क्या परमानेंट अकाउंट नंबर भी 2 हो जाएंगे? नो, एक रहेगा। तो हम क्या कहते हैं? पर्सन्स हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बट विद सेम परमानेंट अकाउंट नंबर मीन्स डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। उसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर मीन्स डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, एक इंडिविजुअल को एक मिलता है, एक एचयूएफ को एक पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी को एक। उसकी सारी ब्रांचेस के लिए वही रिटर्न जो जाती है ब्रांच वाइज नहीं जाती, रिटर्न कंपनी की एक जाती है। 200 ब्रांच है, रिटर्न एक जाएगी। 1000 ब्रांचेज है, रिटर्न एक जाएगी। ब्रांच वाइज कोई टैक्सेशन नहीं है, कंपनी वाइज है। ठीक है, देखो डाउट। हाँ जी, अब डाउट्स यहाँ तक, इतने बार तक इसमें डाउट है? मालिक आ जाओ। नहीं है यहाँ तक किसका डाउट? रजिस्ट्रेशन हमारी 2 ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज है, गोप से आपकी मर्जी है, जितने करवाने करवाओ। जबकि स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें एक कंसेप्ट था बिजनेस वर्टिकल। अगर सेम टाइप का बिजनेस है तो आपको एक ही करवाना पड़ेगा। अगर आपने 2 टाइप के बिजनेस चला रहे हो तब आपकी मर्जी, आप सेपरेट करवा सकते हो। तो बिजनेस वर्टिकल का कंसेप्ट था, अगर सेम बिजनेस है तो यू कांट गो फॉर मोर देन वन, ओनली वन। फिर बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, हमने क्या लेना, जितने करवाने करवाओ। क्योंकि अकाउंटिंग परफॉर्मेंस हर ब्रांच की हर कंपनी जानना चाहती है, वरना क्या होगा, किसी ब्रांच में कोई काम नहीं करेगा, सब सोते रहेंगे। उनको पता है हमारी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी, तो सारी की सारी ब्रांचेज एक्टिवली काम करेगी। ये इंडिविजुअल, जैसे मैं कह रहा हूँ, रिटर्न का किसकी जाएगी? कंपनी की। लेकिन हर कंपनी अपनी ब्रांच से बैलेंस शीट P&L बनवाती है, उन सारे बैलेंस शीट P&L को मर्ज करके कंपनी का बैलेंस शीट P&L बनता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड ब्रांच अकाउंटिंग आपके सिलेबस में एंटर में, तो बाद में फिर मर्ज करके एक बना लेते हैं। एक बार हिसाब तो रखते हैं ना भाई, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कितना गया, क्या हिसाब किताब रहा, वरना सारा उस पर जो है कोई भी काम नहीं करेगा, एम्प्लॉय सब खाली बैठ जाएंगे, पता तो लगता नहीं किसी का किसने काम किया। डाउट देखिए। अब है ब्लॉक्ड क्रेडिट, यहाँ पर आईटीसी नहीं देना। हाँ जी, आज आईटीसी देना ही नहीं है। 17(5) सर, जिस केस में मतलब आईसीआईसी बैंक की जो ब्रांच दिल्ली में है वो पंजाब की आईसीआईसी बैंक से कोई सर्विस ले रही है और वो सर्विस अगर एग्जेम्प्ट हो तो उसका भी फुल वो आईटीसी दे देगी? हाँ हाँ जी, देखो, आईसीआई बैंक की ब्रांच दिल्ली में, ब्रांच पंजाब में, ये एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों दे रहे हैं। तो हमने कहा भी जहां से भी तुम इनपुट सर्विसेज कैपिटल लिए जा रहे हो, जितना आईटीसी है डिवाइड बाय 2 इतना ले लो, बाकी छोड़ दो। और यहाँ पे कोई कुछ लिया है तो इसका पूरे का ले लो। अब लेट्स सी इन्होंने सर्विस ली थी 10,000 की और आईटीसी दिया था 1800 का, क्या इसका टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये कह रही है यहाँ से कोई सर्विस ली थी, उस पर गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया, अब क्या इसको मिल जाएगा? अब क्या मिल जाएगा? तो दिया ही नहीं तो मिल कहाँ से जाएगा? वो देंगे तो मिल जाएगा। मान लो गवर्नमेंट ने कहा ये सर्विस ही एग्जम्प्ट है, आपको चार्ज ही नहीं करना, दिल्ली वाली ब्रांच को देना ही नहीं है, फिर क्या मिल जाएगा? वो दे तो मिल जाएगा।
और बैंकिंग सर्विसेज में इतनी सारी सर्विसेज हैं जो एग्जम्प्टेड टैक्सेबल है। एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, बैंक ने किसी को लोन दिया 10 लाख का, इंटरेस्ट लिया 1 लाख का, क्या लगता है आपको जीएसटी बनता नहीं बनता है? नॉर्मल वे में सोच के देखिए, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग मनी एंड कंसिडरेशन इज 1 लाख। तो whenever there is a supply of goods or services and there is a consideration, then GST is payable. मैं कहूँ कि उसने सामान सेल किया, मैं कहूँ उसने सर्विस रेंडर की, तो जीएसटी बनाने वाले ने कहा वी आर सर्चिंग वन वर्ड जो गुड्स में भी काम आ जाए और सर्विस में भी काम आ जाए, और वो वर्ड्स खोज के निकाला उन्होंने, सप्लाई। उन्होंने कहा इसको आप गुड्स में लगा लो चलेगा, सर्विस में लगा चलेगा। तो मैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहूँगा आपको, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज टू यू, नॉट आई एम नॉट रेंडरिंग, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग, आई एम सप्लाइंग। टेक्निकल वर्ड है, गुड्स आई एम सप्लाइंग। तो उन्होंने कहा गुड्स सर्विसेज के लिए वर्ड आएगा सप्लाई। जो भी सप्लाई करेगा क्या, गुड्स या सर्विस, जीएसटी लगेगा अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11। एक सेक्शन मैंने और बोल दिया। सेक्शन 11 में गवर्नमेंट की पावर है, चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो माफ़ ना करे, चाहे तो जनरल माफ़ी दे दे, चाहे तो स्पेसिफिक दे दे। जनरल माफ़ी भाई अगर आप बुक्स खरीदोगे, कोई सी भी बुक्स हो, किसी भी टाइप की बुक हो, किसी भी लेवल की हो, कोई भी स्टूडेंट एग्जम्प्ट है। स्पेसिफिक माफ़ी सिर्फ स्कूल बुक्स पे एग्जम्प्ट है और पे नहीं है। सिर्फ स्कूल कॉलेज की बुक्स पे एग्जम्प्ट है, जनरल बुक्स पे नॉवेल्स और ये वो सब टैक्सेबल है। तो वो स्पेशल भी कर सकते हैं, वो जनरल भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। अब ये जो वर्ड सप्लाई है, इसमें क्या आएगा, सेल भी आएगी और बार्टर भी आएगा, एक्सचेंज भी आएगा, रेंट भी आएगा। तो ये लंबी लिस्ट बना दी उन्होंने, कन्फ्यूजन है उसमें क्या क्या आएगा। और फिर इसके लिए बना दिया सेक्शन 7, और सेक्शन 7 बताता है मीनिंग ऑफ सप्लाई। एक सेक्शन मैंने बीच में और बोल दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए ये पता नहीं सप्लाई है कि नहीं है, तो सेक्शन 7 में जाओ, वहाँ लिखा हुआ है। तो व्हेनेवर देयर इज ए सप्लाई देयर इज जीएसटी। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा सप्लाई है कि नहीं है, ये सप्लाई है कि नहीं है, ये तो लोन दिया है, पैसे तो वापस आएगा, सप्लाई कहाँ से आई? उन्होंने कहा नहीं नहीं, योर मनी हैज़ बीन यूज्ड, सर्विसेज ऑफ यूजिंग द मनी, ये सप्लाई है। अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दिया है, बिल्डिंग थोड़ा दिया है, रेंट पे दिया है, सर्विस ऑफ रेंटिंग, तो सेक्शन 7 में डाल रखी है ये। तो ये सर्विस है, बैंक लोन दे रहा है, मेरा पैसा यूज़ कर लो, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, पैसा दो, यूज़ करने का 1 लाख। तो इन जनरल इस पर जीएसटी बनता है क्योंकि ये सप्लाई है। व्हेनेवर देयर इज ए सप्लाई देयर इज जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट कर दिया। क्यों? सोच के देखो, सारी पब्लिक कह रही है ईएमआई ईएमआई ईएमआई, मकान की ईएमआई, कार की ईएमआई, इसकी ईएमआई, कैसे देंगे कैसे देंगे, हर बंदा दुखी है, ऊपर से जीएसटी और लगा दो, फिर देखो पब्लिक कैसे रोएगी। तो उन्होंने लगा तो दिया जीएसटी, बाद में कहा ये क्या कर दिया हमने, हटाओ इसको एग्जम्प्ट। अब मैंने बैंक को डिपॉजिट दिया था 10 लाख का, 1 लाख का इंटरेस्ट मैंने बैंकों का, निकालो जीएसटी। तो बैंक ने कहा ये क्या बात बनी, जब हम इंटरेस्ट लें तो कोई जीएसटी नहीं, कोई हमसे मांगे तो जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो इसको भी छोड़ो। बैंक इंटरेस्ट लेगा या बैंक इंटरेस्ट देगा एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब आप अंदाजा लगा के देखिए आईसीआई बैंक की सर्विसेज कितनी एग्जम्प्ट है और कितनी टैक्सेबल है। बैंक से ड्राफ्ट बनवाओगे तो पैसे लेके जीएसटी ले लेंगे, करंट अकाउंट में चेक बुक इशू करवाओगे तो पैसे लेके जीएसटी लगा देंगे, क्रेडिट कार्ड की बात करोगे पैसे लेके जीएसटी लगा देंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाएंगे जीएसटी लग जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करो जीएसटी लग जाएगा, और कोई स्टेटमेंट दूसरी बार मांग लो जीएसटी लग जाएगा, चेक डिसऑनर हो गया जीएसटी लग जाएगा। इतनी सारी तो एग्जम्प्ट है, इतनी सारी टैक्सेबल है। बैंक वालों ने कहा भाई हम तो अपना यही पूरा महीना बैठ के हिसाब करते रहेंगे, कौन सा आईटीसी मिला था, कितना वापस करना है। तो खाली इन्हीं को फैसिलिटी दी है, सबको नहीं, 50-50 की। तो ये मीनिंग है इसका। ये भी एग्जम्प्ट वाले में आएगा, इंटरेस्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं, जबकि वो सर्विस का पार्ट है, कंसिडरेशन है इंटरेस्ट से। ठीक है, और देखिए डाउट। अब देखो ब्लॉक्ड क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। कौन सा सेक्शन? 17(5). नो टेस्टेड अलाउड, टेस्टेड नॉट अलाउड की मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट पर्सन प्रोवाइडेड अप्रूव्ड डिसीजन क्वेश्चन नॉट मोर देन
13 तक ड्राइवर को मिला के लोग बैठ सकते हैं तो नहीं मिलेगा। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो मिल जाएगा। तो हमने ये बात पहले डिस्कस की थी, जरा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था मैंने गाड़ी खरीदी है घर से ऑफिस आने के लिए, ऑफिशियल है ये तो, और यहाँ से घर जाने के लिए बस, और 5 सीटर है, तो मुझे तो मिलना चाहिए। बिजनेस के लिए है, मुझसे नहीं मिलेगा। क्यों? देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ मिस यूज़। आप इसे पर्सनल में चलाते रहोगे, हमें कैसे पता लगेगा? मैंने कहा आप चेक करो, आप पकड़ो, हम कैसे पकड़ेंगे बताओ? गाड़ी के पीछे पीछे घूमते रहेंगे हम? पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट से 13 तक देयर आर गुड चांसेस ऑफ मिसयूज। 13 से ज़्यादा का मतलब है ये कमर्शियल व्हीकल है, ये ऑफिशियल व्हीकल पर्सनल हो ही नहीं सकती। आप देख लो, कोई भी पर्सन अगर कोई भी किसी के भी घर पे जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा, 5 सीटर 7 सीटर 8 सीटर, बहुत बड़ी गाड़ी भी ले आएगा तो कितनी सीटर होगी? 8 होगी, 9 होगी। बस लेके थोड़ा जाएगा, मजाक और बन जाएगा कि जी कैसे लेके आए हो, बहुत बड़ी गाड़ी लाए हो, दिखाओ जरा। ओह DTC बस में है तो पूरा मजाक बन जाएगा। वो से 13 के ऊपर मिस यूज़ का कोई स्कोप नहीं भाई, ये पक्का बिजनेस में है, एग्रीड ले लो आप। व्हाट अबाउट ट्रक? उससे हमने तो उस व्हीकल की बात की है जिसमें पर्सन बैठ सकते हो, हमने सारी व्हीकल का नहीं कहा। सामान ढोने वाली व्हीकल की हम नहीं बात करें, वो तो ले लो आप। सामान ढोने वाली कभी पर्सनल होती नहीं। कोई कहे जी मैंने पर्सनल ट्रक खरीदा है, पर्सनल ट्रैक्टर खरीदा है, वो होता ही नहीं, वो तो ऑफिशियल ही होता है। तो लेट्स रीड द पार्ट। टेस्टेड नॉट अलाउड इन मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट पर्सन प्रोवाइडेड अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13 पर्सन, that is sitting more than 13 person, in that case shall be allowed. Further, tested shall be allowed where such motor vehicle is for further supply of such motor vehicle, that is for sale, purchase or for renting or hiring or leasing, or for transportation passenger or for imparting training or driving a motor vehicle. अब मारुति के डीलर ने कहा कि जी मेरा क्या होगा, मैंने गाड़ी बेची 5 सीटर, मुझे भी नहीं मिलेगा। वो से नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। जिसका काम है गाड़ियाँ खरीदने बेचने का, उसकी बात नहीं कर रहे। उसका तो अंडरस्टूड है भाई, मिलेगा मिलेगा, उसने खरीदी है, बेचा है। फिर एक टैक्सी वाले ने कहा जी मैं सबको टैक्सी किराए पे देता हूँ, सबसे पैसे चार्ज ऊपर GST चार्ज करूँ, से तुम्हें भी अलाउड है। अगर आपकी व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो अलाउड है। एक ने कहा मेरी गाड़ी में लोगों को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, वो भी कमर्शियल है, ऑफिशियल है, उसका भी मिलेगा। देखो रीड करके। ठीक है, अगर व्हीकल सेल परचेज वाली है तो मिल जाएगा, रेंटिंग के लिए है तो मिल जाएगा, और ड्राइविंग के लिए है मिल जाएगा। अब शायद कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ रही हो कि भाई अपने लिए ख़रीद लो और कह दो जी पैसेंजर के लिए है, मैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन के लिए है, आते हुए 2 सवारी लेके जाता हूँ, जाते हुए 2 सवारी लेके जाता हूँ। हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं बताता हूँ आपको, मोटर कार जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय पूछते हैं कि जी प्राइवेट व्हीकल है या पब्लिक व्हीकल है, आपने पैसेंजर के लिए लिया है अपने लिए। अगर पैसेंजर के लिए लिया है, इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है बहुत ज़्यादा है, कम से कम 50-60-70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। इतना टेस्टेड बचेगा नहीं जितना इसमें जाएगा। नंबर 2, इसकी जो आगे की प्लेट है येलो कलर की हो जाएगी, क्योंकि जो भी टैक्सी में यूज़ करेगा उसकी जो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की होनी चाहिए, प्राइवेट वाले दूसरे कलर की। अब जब ये पब्लिक व्हीकल बनेगा,
इसका सारा सिस्टम बदल जाएगा। और जब ये रोड पे चलेगी, ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले प्राइवेट व्हीकल को नहीं पकड़ते, पब्लिक व्हीकल को पकड़ लेंगे। अगर इसमें जितनी सवारी अलाउड है उससे ज़्यादा मिली, मान लो स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए सवारी अलाउड है 10, छोटे छोटे बच्चे बिठाए होते हैं 20, उठा के इसका चालान करेंगे। कैसे बिठाए तुमने? प्राइवेट वाले में तो एक बार फिर भी इग्नोर कर देंगे, कभी 4 के 5 बिठा रखे होगी फैमिली मेम्बर, इसको नहीं छोड़ेंगे। इसका ये दिखाओ, पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो नहीं, ज़बरदस्त चेकिंग होगी उनकी। तो गाँव से अगर आपको टेस्टेड लेना तो फिर ऐसे करवा लो, ठीक है। और प्राइवेट व्हीकल के अंदर आप, मैं कह रहा हूँ 2 सवारी बिठा नहीं सकते। अगर मैंने बस स्टॉप के आगे खड़ा कर दिया ना 50 रुपये सवारी आ जाओ, तो ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले चालान कर देंगे। प्राइवेट गाड़ी के अंदर आपने थर्ड पर्सन को कैसे बिठाया? आप सिर्फ नॉन पर्सन को बिठा सकते हो, अननोन को नहीं बिठा सकते। लिफ्ट देना अलाउड थोड़ा होता है, किसी को लिफ्ट दे देते हैं, अननोन को अलाउड ही नहीं है। प्राइवेट कार में आपके नॉन पर्सन बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर आप इसको अगर बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। हर जगह कमर्शियल के टैक्स जाता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। इतने पार्ट तक डाउट देखो पहले। चलो फिर ब्रेक करते हैं, आगे ब्रेक करके ठीक। हाँ प्लीज, पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से रीड करते हैं। एक्सप्लेन गुड्स विल बी टेस्टेड नॉट अलाउड। टेस्टेड नॉट अलाउड इन केस ऑफ मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, यानी जो सामान ढोने वाली गाड़ी है उस पर कोई मनाही नहीं है, पर्सन्स वाली पे मनाही है। और पर्सन्स वाली पे भी कम मनाही है जब सीटिंग कैपेसिटी 13 तक को इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर 13 से ज़्यादा तो कोई मनाही नहीं है। फर्दर टेस्टेड अलाउड सच मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, जिसका बिजनेस है सेल परचेज का, उसके लिए मनाही नहीं है। या ट्रांसपोर्ट पैसेंजर का, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल। सिंस 2 व्हीलर इज कवर्ड इन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टेस्टेड नॉट अलाउड। 2 व्हीलर भी मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आता है, इसलिए 2 व्हीलर का भी नहीं मिलेगा। इफ मोटर व्हीकल इज फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स टेस्टेड शिल बी अलाउड। सिमिलरली इन केस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर अदर पर्पज टेस्टेड शिल बी अलाउड। फॉर एग्जाम्पल JCB मशीन, रोड रोलर, कंक्रीट मिक्सर, इन सब चीज़ों का अलाउड है, क्योंकि ये सब बिजनेस में यूज़ होती हैं। तो अब पूरा रीड कर लीजिएगा एक बार। देखिए 2 व्हीलर, क्या लगता है ITC अलाउड और नॉट? बिकॉज 2 व्हीलर तो ईजिली पर्सनल पर्पज में यूज हो जाता है, इसका तो मिसयूज बहुत हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मोटर व्हीकल, तो ये मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल एक्ट में डेफिनेशन देखो तो लिखा हुआ मोटर व्हीकल है। मैं आपको डेफिनेशन रीड करवाता हूँ, जबकि वो हमें एग्जाम के लिए चाहिए, मैंने वैसे डाली है पीछे अगले पेज पर। पेज 78 पर सेंटर में बॉक्स में देखो, एज पर सेक्शन 228 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल और व्हीकल मीन्स एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल adopted for use upon roads, whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external internal source and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer, but does not include a vehicle running upon fixed rail. रेलवे की अगर हम बात करें वो व्हीकल नहीं आएगी, वो व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आता रेलवे। मेट्रो की बात करें, मेट्रो को मोटर व्हीकल नहीं कहेंगे। और ए व्हीकल ऑफ स्पेशल टाइप अडॉप्टेड फॉर यूज ओनली इन फैक्ट्री और इन एनी अदर एनक्लोज प्रेमिसेस, और ए व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स। देखो यहाँ पे आता है 2 व्हीलर, ए व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इंजन कैपेसिटी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है तो मोटर व्हीकल में नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा अगर है 25 सीसी से ज़्यादा है तो बेशक 2 व्हील है, फिर भी ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इस पर टेस्टेड नहीं मिलेगा, बिकॉज इस पर जो पर्सन बैठते हैं वो नेचुरली 13 से कम बैठते हैं, 13 से ज़्यादा तो बैठते नहीं, इसलिए। अब आप रीड कर देखो।
हाँ भी जब डाउट्स पूछिए यहाँ तक पहले, मोटर व्हीकल का डाउट और किसी भी चीज़ का डाउट, आ जाओ पूछो। सर जो मोटर व्हीकल ओनली फॉर डिलीवरी पर्पस मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं उनका भी नहीं मिलता? टू व्हीलर्स जैसे डोमिनोज की बाइक्स हो गई एंड ऑल। हाँ सर, जैसे डोमिनोज की बाइक से डिलीवरी के लिए यूज़ होती है। देखो जोमेटो वाले का टू व्हीलर, स्विगी वाले का टू व्हीलर, उनका देखो एक होता है ऑफिशियली ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है जब चाहो जैसे चाहो यूज़ कर लो। मेरी गाड़ी पर्सनल यूज़ की है, अगर मैं इलीगली किसी को बिठा के मैं यूज़ कर लूँगा लाना जहाँ, तो ये थोड़ा दिस इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, वो तो इलीगल यूज़ है। मोटर व्हीकल दिस टू व्हीलर इज ऑलवेज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नेवर फॉर बिजनेस। जो गवर्नमेंट ने बनाया है इसको किस लिए बनाया है? सामान ढोने के लिए, अपने लिए बनाया है। अब अपने साथ कोई सामान ले जाए तो ले जाए भाई, तो वो ऑफिशियल थोड़ा उसकी कैटेगरी है। मोटर कार की ऑफिशियल कैटेगरी है। जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पूछेंगे जी पर्सनल के ये कमर्शियल, टू व्हीलर में नहीं पूछेंगे, टू व्हीलर इज ऑलवेज पर्सनल। अब उसमें आप डिक्की में क्या सामान डाल के ले जा रहे हो, नो वन कैन क्वेश्चन। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या कर रहे हैं, डिक्की में डाल के ले जा रहे हैं ना, ये थोड़ा उसको लोड करके ले जा रहे हैं टू व्हीलर को, कि सारे को लोड कर दिया सामान ढो रहे हैं। वो तो उसकी ऑफिशियल कैटेगरी क्या है? पर्सनल। उस पर्सनल में जो सामान आप साथ कैरी कर सकते हो वो तो पर्सनल में ही आएगा। आप इसने इसको ऑफिशियल बना लिया तो बना लिया, तो वो ऑफिशियल यूज़ नहीं है। यू आर यूजिंग ए पर्सनल व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पज, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल, नॉट ऑफिशियल। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में थोड़ा लिखा हुआ है दिस मोटर व्हीकल इज मेंट फॉर, दिस टू व्हीलर इज मेंट फॉर डिलीवरी ऑफ फूड प्रोडक्ट। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा लिखा हुआ है, उसमें तो प्योरली पर्सनल कैटेगरी लिखी हुई है। और डिक्की में क्या है? कुछ भी हो। हमारी पॉकेट में क्या है? कुछ भी हो। वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में थोड़ा आता है। मान लो मैं पॉकेट में भर लाऊँ सामान, ला के दे दूँ किसी को, फिर मैं कह दूँ दिस शर्ट इज़ मेंट फॉर ऑफिस, दिस ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कमर्शियल पर्पज है इस शर्ट का। शर्ट इज़ ऑलवेज पर्सनल, इसका कमर्शियल यूज़ कहाँ से आया? तो ऐसे वो पर्सनल है, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं सामान ले जा रहे हैं। सर जैसे रैपिडो है वो बाइक्स को लोगों को इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ करता है, जैसे ओला उबर हो गया, वैसे रैपिडो भी है। वो जैसे ओला उबर है वैसे एक रैपिडो भी है, वो बाइक्स पे लोगों को इधर उधर छोड़ देता है। तो मैंने अभी क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन में कोई कैटेगरी नहीं है, आप जो मर्जी करो। आप अपने फ्रेंड को पीछे बिठाओगे तो कौन मना कर सकता है? अलाउड है। अब आपने उससे पेमेंट लिया नहीं लिया दूसरी बात है। टू व्हीलर के अंदर एक ही कैटेगरी है पर्सनल, यूज इट इन द मैनर यू वांट। उसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलोडिंग का प्रिंसिपल क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वेट दिया जाता है, उससे ज़्यादा वेट ना हो। होगा क्या? और ज़्यादा वेट होने से ना वो ओवरटर्न कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सामने वाले 4 लोगों को और मारेगा। तो वो है तो पर्सनल, लेकिन आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो। मान लो आप किसी को वहाँ से बस स्टॉप से किसी से पैसा लेके पीछे बिठा लाओ तो क्या पता लगेगा? बिठा लो, वो पर्सनल यूज़ है। लेकिन आप ऑफिशियल कर रहे हो तो करते रहो। मोटर व्हीकल में तो कैटेगरी अलग है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से पता लग जाता है ये पर्सनल है कि ऑफिशियल है। टू व्हीलर में नहीं पता लगेगा, टू व्हीलर में नहीं लिखा होगा कि ये पैसेंजर के लाने ले जाने के लिए, वो दैट इज़ नेवर मेंट फॉर दिस पर्पज। यूज़ कर रहे हैं करिए जाओ, गवर्नमेंट उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही। गवर्नमेंट का क्या लॉस है? कुछ नहीं है भाई। कितने पैसेंजर ले जाओगे? एक। गाड़ी में ज़्यादा आ जाएंगे तो समझो बिजनेस है, एक से क्या बिजनेस कर लोगे? एक रेयरली, दिल्ली में तो कहीं है नहीं है ये, ज़्यादातर वहाँ पे गोवा वगैरह में है, जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पॉपुलर है। यहाँ पॉपुलर थोड़ा है भाई। किसी की बाइक पे बैठना, पहली बात तो गर्ल्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ बॉयज़ रह गए, और उसको बाइक पे बैठना, बाइक ढूंढेंगे, ये है वो है, तो इतना उससे अच्छा तो फिर मेट्रो उससे ज़्यादा कहीं अच्छी है। या फिर वो भी तो पेमेंट लेगा, 3 व्हीलर क्या बुरा है, ई रिक्शा क्या बुरी है, और फिर भी किसी को बैठना तो दूसरी बात है। पॉपुलर कहाँ है? स्कीम चला रहे हैं लेकिन पॉपुलर कहाँ? दिल्ली में पॉपुलर है भाई टू व्हीलर पे। वो तो जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलर है, हिली एरियाज, क्योंकि हिली एरियाज में 4 व्हीलर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही टू व्हीलर।
वहाँ 4 व्हीलर ले जाओ, जाएगा ही नहीं हिल एरियाज में। अब नहर के साइड में चलना है, 2 व्हीलर ही चलेगा। तो ऐसे काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पे अब कई बार हम जाते थे, उन दिनों हमारा ऑफिशियल जाना होता था गांव के अंदर बैंक की तरफ से, तो हमें तो यजदी मोटरसाइकिल मिला हुआ था, वो नहर के किनारे चलाते थे, जरा सी इतनी पगडंडी पे उस पर चलता था। उसमें 4 व्हीलर कैसे जाएगा? वो 2 व्हीलर में भी लगता रहता था ये या तो इधर गए या इधर गए, बच गए तो गए। तो वहाँ पे तो बंदा वही सोचा चल यार इसके साथ बैठ ले, नहीं तो मैं कैसे जाऊँगा। मतलब 2 व्हीलर का नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कह लेना, नहीं मिलेगा, और लोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, और देखो डाउट। सर एग्जाम्पल 3rd में पेज 74, सर इसमें इंटरेस्ट पेएबल जो है वो 6 मंथ्स में क्यों, मतलब उसमें क्यों लिया हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम स्टार्टिंग में तो हम टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे थे, मतलब टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे। हमने अक्टूबर से एग्जेम्प्ट सप्लाई करना शुरू किया, तो इंटरेस्ट तो फिर तभी से लगना चाहिए ना जब से एग्जेम्प्ट सप्लाई हम कर रहे हैं, उसी के आईटीसी पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। हमें बताओ इंटरेस्ट 6 महीने का लगना चाहिए कि नहीं? लॉजिकली सोच के देखो, इसमें कोई लॉ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। 6 महीने का लगना चाहिए कि नहीं? कितना स्टूडेंट लगता है लगना चाहिए, और कितना स्टूडेंट लगता है नहीं लगना चाहिए? नहीं लगने वाले में एक, भाई मैंने आपको पैसा दिया था 6 महीने पहले, उसमें से कुछ हिस्सा है जो वापस होना है, जो 20 मई को मैंने दिया था और आपने 20 नवंबर को कुछ हिस्सा वापस किया है, तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? जिस दिन आपने लिया था, जिस दिन आपने दिया है, उस पीरियड का ही तो लगेगा। उस समय टैक्सेबल था तो उसे हमने आपको दे दिया, लेकिन आज तो पता लग रहा है ना एग्जम्प्ट है, तो इस एग्जम्प्ट वाला हिस्सा तो उस समय आपने गलत ले लिया ना। ये एग्जम्प्ट वाला कब लिया आपने? 6 महीने पहले। ऑफ कोर्स आपको नहीं पता था, हमें नहीं पता था, कैसे भी हो। अब ध्यान करो, एडवांस टैक्स हमने कहा था, बात ये नहीं है कि टैक्स हमने जान से कम दिया है, ज़्यादा दिया, बात यह है हमारा पैसा आपके पास रहा और आपने इसे बिजनेस में लगाया या बैंक में लगाया, वो जो अर्निंग की प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वो हमें दे दो। याद करो, एडवांस टैक्स वही प्रिंसिपल तो है, सिर्फ गलत क्या है? रेट ज़्यादा है। मैंने जो कहा था ना गलत है, मैं रेट को कह रहा हूँ, रेट गलत है, रेट 18 गलत है, 6% ले ले कोई बात नहीं, क्योंकि हमने भी तो पैसा कहीं रखा होगा। एडवांस टैक्स वाला याद करो, इंटरेस्ट लेना देना इज़ नेवर रॉन्ग। कोई फ्रेंड हो, बिल्कुल लो इंटरेस्ट, गलत क्या है? भाई वो पैसा मैं एंजॉय करता, तुमने मेरा पैसा एंजॉय किया है, तो इंटरेस्ट तो बनता है मेरा। फ्रेंडशिप अपनी जगह, इंटरेस्ट अपनी जगह। 6 महीने पहले आपको दिया है, मैं कह रहा हूँ मैंने दिया, मैंने अपनी गलती से दिया, और 6 महीने बाद लिया, गलती मेरी है, फिर भी तुमने यूज़ तो किया ना वो पैसा एग्जम्प्ट के हिस्से वाला, तो वापस होगा विद इंटरेस्ट वापस होगा। ठीक है, और देखो ना, मैंने आज गलती से साक्षी को 1 लाख रुपया दे दिया, इसने नहीं मांगा, मैंने दे दिया गलती से, इसने कहा ठीक है सर दे रहे हो तो मैं ले जा रही हूँ। अब बताओ ले जा के इसने क्या किया हो? इसे बैंक में रखा होगा या बिजनेस में लगाया होगा। 1 साल बाद मैंने कहा भी मेरा पैसा दो, इंटरेस्ट हो, निकालो, कह रहे इंटरेस्ट किस बात का? मैं इंटरेस्ट इस बात का, इस 1 लाख ने आपको अर्निंग करके दी है नहीं दी है? किसकी है वो? मेरी है, ला दो। इसमें नाराज़गी वाली क्या बात है? इंटरेस्ट तो बनता है। तो हमने एडवांस टैक्स में पहली बात की थी, वो तो जस्टिफाइड है भाई। देखो अब आगे, साक्षी सोच रही है एक बार मुझे 1 लाख दे के देखो, कल से अगर क्लास में आना बंद ना कर दूं तो ढूंढते रहना, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलूंगी मैं, सारी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करूंगी घर बैठ के। अच्छा, एग्जाम्पल्स के नीचे लाइन है, सब सिंपल है, आप एक बार फटाफट रीड कर लो, 23 के 23 एग्जाम्पल रीड कर लो, फिर जिसमें डाउट बात करेंगे। अच्छा, वो 2 व्हीलर वाले में ना एक सेंटेंस और रीड करना रहेगा, वो भी मैं रीड कर दूं। सिंस 2 व्हीलर इज कवर्ड इन मोटर व्हीकल, पेज 77 पर, फॉर क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड, इफ मोटर व्हील ट्रांसपोर्ट गुड्स टेस्टेड शैल बी अलाउड। ये बात हमने क्लियर कर ली है। जो मेटाडोर है, टेम्पो है, ट्रक है, ट्रॉली है, ये सब ट्रांसपोर्ट गुड्स में सब अलाउड है। इन 2 कैटेगरी के अलावा एक कैटेगरी और होती है,
एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, एक ट्रांसपोर्ट गुड्स, वन थर्ड कैटेगरी देखो कौन सी। सिमिलरली इन केस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर अदर पर्पज, इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल टैक्सेशन भी अलाउड। एग्जाम्पल देखिए, जेसीबी मशीन जो सड़क को खोदने वाली मशीन होती है। अब ना तो वो सामान ढोने के लिए है और ना उसको लोगों को ढोने के लिए है, वो तो एक अलग ही पर्पज़ के लिए बनी हुई है। ऐसे जब सड़क बनेगी तो रोड रोलर उसके ऊपर चलेगा। ऐसे जब कंक्रीट मिक्सर कहीं डालना होगा तो एक कंक्रीट मिक्सर व्हीकल आएगी, जैसे आज आई हुई है ना, FD3 के सामने खड़ी हुई है और सारा रास्ता बंद किया हुआ है, कंक्रीट मिक्सर व्हीकल खड़ी हुई है वहाँ। देखो शायद जो इधर से आए उन्होंने देखा होगा, सारा रास्ता बंद है, कोई गाड़ी इधर नहीं आ सकती, तो बीच में उनका पाइप डला हुआ है। वो क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे ये मकान बन रहा है, इसकी छत डालनी है, तो इसमें सीमेंट, कंक्रीट और बदरपुर तीनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करके फिर लाके इसके ऊपर डालते हैं और वो मिक्स करते एकदम से जम जाएगा। वो इतना फास्ट जमता है, फटाफट जब तक लाएंगे तब तक जम जाएगा। तो इसकी मशीन लगती है नीचे, उस मशीन में तैयार होता है, मशीन ऊपर जाती है, ऊपर डाल के फिर मशीन नीचे आती है। लेकिन इससे भी एडवांस वर्जन है। इससे एडवांस वर्जन क्या है, मान लीजिएगा अलग से कोई कंपनी होगी, वहाँ पे ये तैयार किया जा रहा होगा। वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर पीछे कंक्रीट मिक्सर व्हीकल में वो लगे होते हैं रोड करने वाले, वो वहाँ से भर के लाएंगे उसको रेडी करके, और पानी इसमें लगातार चलता रहेगा और वो घूमता रहेगा, जमे ना। फिर यहाँ पे ला करके और बड़ा लोहे का जो पाइप है वो वहाँ से लेके और अंदर तक बिछा देंगे उसको। फिर वहाँ बड़ी फोर्स के साथ उसको मारते हैं और सारा कंक्रीट और वो फटाफट यहाँ आता है। इधर से आगे से कोई भी पाइप पकड़ के उसको फटाफट डालते चलते हैं। जो काम 10 घंटे में होना वो 1 घंटे में व्हीकल करके चली जाती है। तो आज सुबह वो खड़ी हुई थी व्हीकल वहाँ, और बीच में लोहे का इतना बड़ा पाइप वहाँ से यहाँ तक डाला हुआ था, और सारी गाड़ियाँ जो आ रही थी वापस लौट के जाता था, 3 व्हीलर वाला भी, ई रिक्शा वाला भी, ना इधर ना इधर। तो वो जो व्हीकल है, दिस इज अगेन ए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। इन सब का टेस्टेड मिल जाएगा। ये सब बिजनेस में ही काम आती है, ये पर्सनल में काम आ ही नहीं सकती। उसके पीछे वो लगा होता है, घूमता रहता है, अंदर से पानी की सप्लाई भी आती है, उसको जमने नहीं देते। और जैसे आएगा वो एकदम से रेडी है, बहुत बढ़िया मिक्स किया हुआ, और बड़े लोहे के पाइप से बड़ी फोर्स के साथ निकलेगा, और आगे लेबर खड़ी होगी, उसको पकड़ के उसको डालते जाएंगे, फटाफट फटाफट उसको कवर कर देंगे। तो अब एग्जाम्पल रीड कर लो। अब देखो किसी एग्जाम्पल में इंश्योरेंस सर्विस का एग्जाम्पल दे रखा हो, तो वो इंश्योरेंस वाला अभी इसके आगे है, मैं आगे वाला पार्ट भी करवा देता हूँ, बेटर है फिर देख लेना एग्जाम्पल। इंश्योरेंस सर्विस का पार्ट नंबर 2 में है। नंबर 2 देखो, बॉक्स के बाद, नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, हाउएवर टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इन केस वेसल एयरक्राफ्ट इन द फॉलोइंग केसेस: further supply of vessel aircraft, transporting passenger, imparting training on navigating such vessels, imparting training on flying such aircraft. Then for transport goods, test ride also allowed in case of renting, hiring, leasing of such aircraft vehicle. In other words, tax rate shall not be allowed when aircraft are used for personal purpose or business purpose other than mentioned above. फिर थर्ड पॉइंट भी देख लो, ITC on tested service taken in connection with general insurance service, servicing, repair, maintenance, etc. shall be allowed if it is in connection with motor cars or vessels or aircraft for which CAT is allowed. Tested shall also be allowed to insurance companies doing business. इतना पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना टेस्टेड अलाउड और नॉट। एयरक्राफ्ट नॉट अलाउड व्हेन इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। देखिए एयरक्राफ्ट का ITC अलाउड व्हेन इट इज़ फॉर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, तो नॉट अलाउड व्हेन इफ इट इज़ फॉर पर्सनल पर्पज। व्हाट अबाउट फॉर बिजनेस पर्पज? नॉट अलाउड। बट ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर इटसेल्फ इज ए बिजनेस, तो उन्होंने कहा है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए अलाउड है, किसी और बिजनेस के लिए अलाउड नहीं है। कैसे?
कंपनी के चेयरमैन को एयरक्राफ्ट दिया हुआ है बिजनेस के काम से इधर उधर जाने के लिए, नॉट अलाउड। बिजनेस तो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर भी बिजनेस है, बट बिजनेस अदर देन ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर नॉट अलाउड। मीन्स अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को, सीईओ को अगर एयरक्राफ्ट देती है, हेलीकॉप्टर देती है, हम टेस्टेड नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज ए पर्सनल लग्जरी। वो उसी एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को अपने काम के लिए भी यूज़ करेगा, फैमिली को भी लेके आएगा, लेके जाएगा। अंबानी का अगर एयरक्राफ्ट है, बिजनेस के लिए भी चलता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए भी चलता है, वो तो टेस्टेड ले लेगा। जनरल पैसेंजर के लिए नहीं चलता है, इसलिए वो कह रहे हैं एयरक्राफ्ट अलाउड व्हेन यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो नॉट अलाउड व्हेन इट इज फॉर एनी अदर बिजनेस और इट इज फॉर पर्सनल पर्पज। व्हाट अबाउट वेसल, शिप? शिप अलाउड। तो शिप में ये बात क्यों नहीं लिखी व्हेन यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर? बिकॉज शिप कभी पैसेंजर के लिए यूज ही नहीं होता, वो होता सामान के लिए है। क्या हम कह सकते हैं ट्रक व्हेन यूज फॉर पैसेंजर? सुनने वाला हंसेगा कि जो बोल रहा है उसको खुद को नॉलेज नहीं है, ट्रक पैसेंजर के लिए कब यूज होता है। अगर मैं कह दूँ शिप व्हेन यूज फॉर पैसेंजर, सुनने वाला हंसेगा, अरे पैसेंजर वो तो सामान के लिए होता है, रियरली तो कुछ भी कर लो भाई। बाढ़ आई हुई है, ट्रक खड़ा है, सारे चढ़ जाएंगे, फिर तो यूज फॉर पैसेंजर हो गया, वो तो दूसरी बात होगी, इन जनरल नहीं होता ना। तो कह रहे वेसल का, शिप का तो आपको देंगे ही देंगे, ये कभी पर्सनल हो ही नहीं सकता, जैसे ट्रक कभी पर्सनल नहीं होता। ये पैसेंजर के लिए हो ही नहीं सकता, जैसे ट्रक नहीं होता। ये बिजनेस के लिए होगा ही होगा, जैसे ट्रक होता है। तो हम क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाए? ले लो, एयरक्राफ्ट है, आपने लोगों को फ्लाइंग सिखा रहे हो, मिल जाएगा। शिप है, नेविगेशन सिखा रहे हो, मिल जाएगा। यानी बेसिकली जब बिजनेस के लिए मिल जाएगा और अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। मैंने, मुझे बताओ, गाड़ी खरीदी घर से यहाँ आने के लिए, टेस्टेड अलाउड और नॉट? नॉट अलाउड। अब ये गाड़ी की सर्विसिंग करवाई, रिपेयर करवाया, इंश्योरेंस करवाया, उस पर भी मैंने जीएसटी पे किया, क्या आईटीसी अलाउड और नॉट? नॉट अलाउड। तो वो क्या कह रही थर्ड पॉइंट में, जिस व्हीकल का हमने आईटीसी अलाउ किया था, उस व्हीकल की इन सभी सर्विसेज का भी आईटीसी मिल जाएगा। ट्रक का अलाउ किया था, ट्रक का रिपेयर करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, मिल जाएगा। जिस व्हीकल का आईटीसी अलाउड है, उस व्हीकल की इन सभी चीज़ों का भी आईटीसी अलाउड है। इसके अलावा एक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है, उसको भी इनका अलाउड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास इतनी गाड़ियां हैं, किसी में कुछ खराब हो गया, इंश्योरेंस करवाना पड़ा, वो भी तो करवाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को भी अलाउड है। तो हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से आ गई? रिपेयर ऑफ दी मोटर कार, इसका टेस्टेड डेट इंश्योरेंस कंपनी को भी अलाउड है, और इंश्योरेंस का टेस्टेड डेट वो भी अलाउड है। तो हम पहले ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर का कैसे अलाउड है। देखो कैसे अलाउड है। एग्जांपल देखो, मेरे पास ट्रक है, परचेज किया, क्या आईटीसी अलाउड है? यस और नो? लेकिन मैं इसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, क्या अलाउड है? अलाउड है, क्योंकि पर्सनल पर्पस होता ही नहीं है। वो कह रहे पर्सनल पर्पस क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने कह दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल है अलाउड है, हमने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई नहीं। कोई कहेगा क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा है, ये ट्रक फॉर पर्सनल पर्पज अलाउड है, होता ही नहीं पर्सनल पर्पज के लिए। अब इस ट्रक की मैंने रिपेयर करवाई, रिपेयर का बिल आया 20,000 प्लस जीएसटी, क्या जीएसटी का आईटीसी अलाउड है? अलाउड है। इंश्योरेंस का अलाउड है। अब इंश्योरेंस कंपनी देखो बीच में कैसे आती है। मैंने इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का ही शोरूम में नहीं, वर्कशॉप में, और वहाँ से 2 लाख प्लस जीएसटी का बिल बनाए। मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा ना, मैं पेमेंट क्यों करूँगा? मैंने उसको कहा भी ये बिल मेरे नाम में क्यों बना रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी के नाम में बनाओ, ले लो उनसे पेमेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी का तो बिजनेस है, पर्सनल वाली कोई बात ही नहीं है। चाहे ये दूसरी व्हीकल हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी का तो बिजनेस है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी किसी भी व्हीकल का रिपेयर करवा दे, उसको टेस्टेड मिल जाएगा,
बिकॉज उनका बिजनेस है, उन्होंने मेरा इंश्योरेंस किया था, प्रीमियम मुझसे लिया था, जीएसटी लिया था, जीएसटी गवर्नमेंट को दिया था, अब ये टेस्ट रेट है वो लेंगे, आगे और जो प्रीमियम चार्ज करेंगे उसके जीएसटी से इसको लेस करके बैलेंस का पेमेंट कर देंगे। पहले क्या होता था, गाड़ी की रिपेयर मैं खुद करवाऊंगा, बिल मेरे नाम में आएगा और बाद में इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट करेगी। आजकल वो सिस्टम है नहीं, कैशलेस, आपने भी सुना होगा। कैशलेस मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आप गाड़ी को वर्कशॉप में छोड़ दो, बाकी काम हमारा है, ठीक करवा देंगे, बिल ले लेंगे, पेमेंट दे देंगे, आप आ जाना, गाड़ी उठा के ले जाना। और आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट वाली है वो कह रहे गाड़ी हम खुद आपके घर पे छोड़ के जाएंगे, डोंट वरी। फिर क्या था, एक्सीडेंट हो गया, आप वर्कशॉप में लेके जाओ, अब काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आप सड़क पे छोड़ दो, आप हमें इन्फॉर्म कर दो एक्सीडेंट हो गया और आप जाओ घर, हम गाड़ी को उठा के लेके जाएंगे, टो करने का एक्सपेंसेस हमारे हैं, ठीक करवाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपके घर पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अब प्राइवेट हो गया ना, 2001 से पहले तो गवर्नमेंट का था। अब एक नया सिस्टम और आ गया, आपकी मोटर कार डैमेज होगी, जो सी गाड़ी आपकी डैमेज हुई है वही गाड़ी लेके आएंगे, नई नहीं सेकंड हैंड जो भी, वो गाड़ी आपको दे देंगे, आप इसको चलाओ, जब ये गाड़ी ठीक होके आ जाएगी वो गाड़ी ले जाएंगे। जो सी गाड़ी आपकी डैमेज हुई है वही गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि 15 दिन भाई ये वर्कशॉप में रहेगी, 15 दिन हम क्या करेंगे, गाड़ी तो एक ही है। 15 दिन कंपनी का सीईओ है, वो 15 दिन कैसे जाएगा भाई, टैक्सी में जाएगा, मजाक बन जाएगा उसका 15 दिन तक। इसलिए सेम गाड़ी आपके, क्योंकि प्राइवेट वालों के तो पास स्कीमों की कोई कमी नहीं होती ना, एक से एक नई स्कीम आती है जी। अब आप तीनों पॉइंट इकट्ठे रीड कर लो, अब आउट आउट देख लो। हाँ जी, जब 3 पॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल, इनमें डाउट पूछ लीजिएगा। 3 पॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल, सब में डाउट पूछ लीजिएगा। अब किसी भी एग्जाम्पल में किसी को डाउट है बोलो। 3 पॉइंट्स, उनके एग्जाम्पल, यहाँ तक किसी को डाउट। देखो, वेसल कभी पर्सनल के लिए नहीं होता और 2 व्हीलर कभी कमर्शियल के लिए नहीं होता। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो हमेशा मान के चलते हैं। 2 व्हीलर इज नेवर मेंट फॉर कमर्शियल, कोई यूज़ करता रहे। वेसल नेवर मेंट फॉर पैसेंजर, कोई यूज़ करता रहे। ट्रक नेवर मेंट फॉर पैसेंजर, कोई यूज़ करता रहे। लेकिन एक जनरल परसेप्शन है, इन जनरल से कोई यूज़ नहीं। ट्रक को पैसेंजर के लिए रेयरली तो कोई कुछ भी कर दे। अब जब हम उसको लेके जाते हैं 2 व्हीलर को, जोमेटो वाला सामान डाल के, उस सामान को गुड्स थोड़ा बोलते हैं। ये तो एक पर्सनल बिलोंगिंग है। पर्सनल बिलोंगिंग तो हमेशा अलाउड है। हम कहते हैं जी बस के अंदर सामान अलाउड नहीं है। सामान अलाउड नहीं मतलब ये थोड़ा हमारी पॉकेट भी खाली कर देंगे जी, सामान पॉकेट में डाल के ले जा रहे हैं। सामान अलाउड नहीं है मेट्रो में, मतलब एक लिमिटेड तो अलाउड है ही ना हर जगह। हम कहें जी मेट्रो इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, क्योंकि मैं खुद 5 किलो का बैग साथ लेके गया था। और जो वो वाला जो स्टेशन है ना, कश्मीरी गेट से आगे नहीं, उस साइड वेलकम की तरफ, जस्ट आगे कश्मीरी गेट के, शास्त्री नगर, शास्त्री पार्क। अब शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से एंटर करोगे ना आप, तो गांधीनगर वहीं है। हर बंदा इतना सारा कपड़े के पैकेट खरीद के, बंडल खरीद के, वो जो मशीन है उसमें धक्का मार मार के उसको निकाल रहे थे। हर बंदा, वो CIF वाले खुद धक्के लगवा रहे थे नीचे, किधर निकल जाएंगे। तो अब ये थोड़ा भी मेट्रो इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स, जबकि हर एक के हाथ में वही होता है। गांधीनगर बिग मार्केट है, क्लोथ की मार्केट है, सारे बिजनेसमैन वहाँ आते हैं, इतना सारा सामान ले आएंगे, उसकी मशीन में फंसा देंगे, फिर ना वो बाहर निकलता ना अंदर जाता। फिर वो बेचारे CIF वाले खुद लगते हैं धक्का मारने, और हमेशा यही होता है। और बाकी फिर लोग जिनको अंदर जाना है वो खड़े रहेंगे ये बीच में सामान। तो एनीवे डाउट देखिए यहाँ तक। चलो बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।